अध्याय 81, तुम कीड़ा भी नहीं हो। अगले दिन जब शिवा अनामिका इंटरनेशनल के दफ्तर में टिफिन ले जा रहा था तो दफ्तर की महिलाओं में ज्यादा चहल पहल थी। वे सजी धजी साड़ियों और सूट में थीं। इत्र की महक ने हवा में हमला कर दिया। वे नोटिस बोर्ड के आसपास हुजूम बनाए, खुशी खुशी किसी नई घोषणा पर चर्चा कर रही थीं। इस बार शिवा को टिफिन लाने का कोई स्वागत नहीं मिला। वो थोड़ा उदास हो गया। उत्सुकता से नोटिस बोर्ड देखने गया। ये अप्रत्याशित रूप से टीम की छुट्टी की घोषणा थी। अनामिका इंटरनेशनल की शानदार सुविधाएं मशहूर थीं। हर साल कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टी का आयोजन करती। इसके दो मकसद थे। पहला, सबको आराम देना। दूसरा, टीम को मिलनसार बनाना। नेहा ने शिवा को आते देखा। उत्साह भरे चेहरे के साथ उसने शिवा का कंधा हल्के से थपथपाया। शिवा, देख, छुट्टी के लिए कितने जगहों के विकल्प हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा चुनूं। शिवा ने नोटिस बोर्ड के विकल्पों को गौर से देखा। सचमुच ढेर सारे थे। सिर्फ भारतीय जगहें नहीं, जैसे कश्मीर, राजस्थान और गोवा। विदेश में भी जगहें थीं, जैसे दुबई, मालदीव, बाली, जापान और दक्षिण कोरिया। जाहिर है अलग अलग जगहों के लिए अलग खर्चा था। कर्मचारियों को समूहों में बांटा जाएगा। उनके वित्त को भी उसी हिसाब से ठीक किया जाएगा और जिनके पास ज्यादा पैसा बचेगा उसे बोनस के तौर पर दे दिया जाएगा। तुम लोगों ने क्या चुना? शिवा ने पूछा। जापान, बिल्कुल। सर्दियों में सापोरो जाकर बर्फ का मजा लेना कितना खूबसूरत होगा। एक युवा सहेली ने, जो प्यार में डूबी थी, जवाब दिया। मैं दक्षिण कोरिया जाना चाहती हूँ। शायद कुछ फिल्मी सितारों से टकरा जाऊं। मुझे लगता है तू बॉलीवुड मेकओवर के लिए जा रही है। हा, मजाक उड़ा रहे हो? चहकती सहेलियों का हुजूम हंसा और शोर मचाया। माया ने मुस्कुराकर पूछा, शिवा, तू कहाँ जाना चाहता है? तू मना नहीं कर सकता। ये टीम की गतिविधि है। न आने से सबकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। ये शिवा सचमुच जाने का इरादा नहीं रखता था। आखिर वो 6 महीने पहले ही बाहर के मुल्कों से लौटा था और दिल से फिर विदेश जाने के मूड में नहीं था। लेकिन जब सुना कि इससे सहेलियां नाराज होंगी तो वो अजीब सा मुस्कुराया। मैं तुम सबके साथ ही जाऊंगा। सच कहूं, मुझे लगता है भारत में घूमना ही काफी है। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। दूसरे मुल्कों का नज़ारा हमारे भारत से कैसे मुकाबला कर सकता है? हम्फ, शालिनी ने नाक सिकोड़ी। तू तो ऐसा कहेगा ही। तू बाहर से लौटा है। हम शायद ही कभी विदेश जाते हैं और कभी कभार ही हवाई जहाज लिया हो। सही बात है। जब वक्त आएगा तू हमारे पीछे पीछे चलना और रास्ते में हमारे बैग उठाने में मदद करना। नेहा ने खुशी से ताली बजाई और टिफिन खाने चली गई। जब सब चर्चा कर रहे थे, दफ्तर के दरवाजे पर माही आई। उसने हल्का नीला सूट साड़ी पहना था। सिल्क की चूड़ियां उसकी कलाई पर चमक रही थीं। उसका नाजुक कद आकर्षक लग रहा था। उसने एक सफेद लेदर बैग पकड़ा था। चांदी के डिजाइनर चश्मे पहने थे और चेहरे पर ठंडा भाव था। वो एक कामयाब बिजनेसवुमन की तरह लग रही थी। एक पल में दफ्तर खामोश हो गया। सहेलियां सहमी हुई अपनी सीटों पर लौट गईं। चुपके से अपनी सीनियर को देखने लगीं। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। मीरा अंदर आई। उसकी जूतियों की खटखट गूंज रही थी। उसने हल्के से कहा, छुट्टी सर्दियों में है और मिलेगी या नहीं ये तुम्हारे काम पर निर्भर करता है। मुझे बाद में याद दिलाने का इल्जाम मत देना। जब मीरा अपने केबिन में गई तब सहेलियां आपस में फुसफुसाने लगीं। हमारी डिपार्टमेंट हेड इन दिनों गुस्से में है। शायद काम का तनाव है। वो डिप्टी सीईओ बन सकती है, लेकिन ये आसान काम नहीं लगता। क्या तनाव ज्यादा हो गया है? शश, सावधान, वो सुन सकती है। शिवा थोड़ा हैरान था। लगता था मीरा ने पिछले कुछ दिनों से अंजलि का दौरा किया था और आज उसने अपने डेस्क से टिफिन भी नहीं खाया। साफ था उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ... शाम को जब काम खत्म होने का वक्त था, शिवा सोच में था कि बूढ़े लाल के परिवार से मिलने जाए या नहीं। उसने कुछ अरसे से उनसे बात नहीं की थी और काव्या को भी याद कर रहा था। उसने ये भी सोचा कि क्या उसे जितेंद्र से परेशानी हो रही है। लेकिन फोन करने से पहले उसने दाई माँ को कॉल किया। मालिक बेटा, आपके लिए मेहमान आए हैं। दाई माँ ने फोन पर कहा। मेहमान? कौन है? शिवा को कोई याद नहीं था
जो जानता हो कि वो कहाँ रहता है। दाई माँ ने एक पल सोचा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो गुंडे नहीं लगते। सब बहुत सभ्य दिखते हैं, पर रूखा बोलते हैं। सब मतलब बहुत सारे हैं। शिवा और हैरान हुआ। मालिक बेटा, आप जल्दी आकर देख लें। रमाबाई को साफ नहीं पता था कि माजरा क्या है। शिवा कृष्णा विहार पहुंचा। ऑडी Q7 से उतरते ही उसने देखा कि घर के सामने 2 गाड़ियां खड़ी थीं। नंबर प्लेट पर लाल अक्षर थे, 0007 और 0008। बहुत खास। भले शिवा भारत के सरकारी विभागों से ज्यादा वाकिफ नहीं था, फिर भी उसे पता था कि ऐसी गाड़ियां जरूर किसी सरकारी या खुफिया एजेंसी की होंगी। कृष्णा विहार में घुसने से पहले काले सूट में कई मर्द बाहर आए। सबके चेहरों पर गंभीर भाव थे, घमंडी अंदाज था, सीना तना हुआ जैसे बहुत ताकतवर हों। आप शिवा जी होंगे? एक लंबा मर्द तुरंत बोला। प्लीज हमारे साथ चलें। ये शब्द घमंडी अंदाज में बोले गए। शिवा ने स्वाभाविक रूप से नरमी से जवाब नहीं दिया। मुझे हुक्म दे रहा है। 10 साल पहले की तरह अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो ऐसा करे। तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। तुम मेरा अपहरण और सौदा नहीं कर सकते, ठीक? शिवा ने हल्की हंसी हंसी। लंबे मर्द ने गंभीर जवाब दिया। तुम्हें सवाल पूछने की जरूरत नहीं, बस वही करो जो हम कहते हैं। तुम्हें सवाल पूछने का हक नहीं। कब से भारत जातिवादी समाज, मालिक नौकर समाज बन गया? हमें अपनी आज़ादी का हक साफ करना होगा। तुम लोग अचानक टपके और जवाब देने से मना कर रहे हो। ये अपहरण से अलग कैसे है? लंबा मर्द तिलमिलाया। शिवा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आ रहे हो या नहीं? तुम जो शोर मचा रहे हो उसका हम पर कोई असर नहीं। तब दाई माँ घर से बाहर आई। ये नज़ारा देखकर चिल्लाई, तुम लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? मेरे घर का मालिक बेटा कोई अपराधी नहीं है। किस हक से उसे अपने साथ ले जा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने कहा? दाई माँ के दिल में शिवा अब घर का सहारा था। वो अंजलि और उसके लिए मजबूत आधार था। भले अंजलि ने ऐसा न सोचा हो, लेकिन दाई माँ ने शिवा को परिवार मान लिया था। इन लोगों का अचानक आकर शिवा को रूखा बर्ताव के साथ ले जाना दाई माँ को बर्दाश्त नहीं था। लंबा मर्द थोड़ा चिढ़ गया। उसके हाथ के इशारे पर एक सूट वाला मर्द आगे बढ़ा। उसने दाई माँ की बाहें पकड़ ली और उसे, जो चिल्ला रही थी और विरोध कर रही थी, घर में खींच लिया। ये देखकर शिवा ने आंखें तरेर लीं। उसे अब इसकी परवाह नहीं थी कि ये लोग कहाँ से आए और क्या ये भारत की खुफिया एजेंसी को जगाएगा। इससे बहुत मुसीबत हो सकती थी, लेकिन इस पल वो जानता था कि ये सब उस दर्द से बड़ा नहीं था जो बेचारी दाई माँ को सताया जा रहा था। तुम लोगों को आज वापस जाने की जरूरत नहीं। शिवा ने ऑडी की चाबी जेब में डाली और ठंडे लहजे में बोला। लंबा मर्द समझ गया कि शिवा का मतलब क्या है। वो जोर से हंसा। शिवा, हमारे लिए प्लीज कहना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात समझ रहे हो। जो शख्स तुमसे मिलना चाहता है वो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। सच कहूं, हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि तुम्हें गुंडा गिरोह का संदिग्ध मानकर गिरफ्तार कर लें। इससे बात आसान हो जाएगी, लेकिन वो शख्स उदार है और पहले तुमसे मिलना चाहता है। एहसान न मानने का रास्ता मत चुनो और ये मत सोचो कि थोड़ा मार्शल आर्ट जानने से तुम खास हो। हमारी नज़र में तुम कीड़ा भी नहीं हो, तुम बकबक से भरे हो। शिवा गुस्से में लंबे मर्द की ओर बढ़ा। लंबे मर्द की आंखों में गुस्सैल नजर चमकी। वो चिल्लाया, पकड़ो इसे। कई लंबे चौड़े सूट वाले मर्द शिवा की ओर बढ़े। उनकी बाहें मजबूत पकड़ की तरह थीं। वो शिवा की बाहें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। शिवा ने उन्हें मनमानी नहीं करने दी। उनकी बाहें छूने से पहले उसने अपने हाथ हुक की तरह बनाए और 2 मर्दों की कलाई को हल्के से थाम लिया। 2 ताकतवर मर्द कुछ कर पाते इससे पहले उन्हें अपनी कलाई पर जोर का दर्द महसूस हुआ, लेकिन उन्हें अगली चाल चलने का मौका देने से पहले शिवा ने बाहें फैलाईं। 2 मर्दों की गर्दन की ओर बढ़ा और उन्हें एक दूसरे की ओर खींच लिया। धड़ाम एस्टरिस्क 2 मर्दों के सिर टकराए और वो सीधे जमीन पर लड़खड़ा गए। तुम सब एक साथ आ जाओ, मुझे एक एक करके पकड़ने का मन नहीं। शिवा लंबे मर्द की ओर बढ़ता रहा। उसके ठंडे चेहरे पर गुस्सा था। इन लोगों ने सचमुच उसका गुस्सा भड़काया।
उसका खून खौलने लगा। ऐसा बहुत समय से नहीं हुआ था। लंबा मर्द अब जान गया कि मामला आसान नहीं। उसका चेहरा गंभीर हो गया, शरीर की सारी मांसपेशियां तन गईं। उसने बाकी 6 मर्दों को आंखों से इशारा किया। सबने मिलकर शिवा को घेर लिया। इन लोगों ने साफ तौर पर घेरने की रणनीति का अभ्यास किया था और शायद खास ट्रेनिंग ली थी। उनके मुंह फुर्तीले थे, उनकी ताकतवर शक्ति थी, और जब वो लड़ने की मुद्रा में आए तो बहुत एकाग्र और मजबूत लगे। लोग कहते हैं भीड़ में ताकत है और मिलकर आग जलाते हैं, लेकिन असली ताकत के सामने सब फीका और कमजोर लगता है। उनके घेरे को पूरा करने और हमला करने से पहले शिवा ने सीधे लंबे मर्द की गर्दन की ओर हाथ बढ़ाया। तुम बहुत भोले हो। लंबे मर्द को लगा कि शिवा उसे हल्के में ले रहा है, इसीलिए उसने ऐसा खुला हमला किया। गुस्से में उसने शरीर घुमाया और शिवा की बांह पर घूमकर लात मारी। शिवा ने जैसे कुछ देखा ही नहीं, उसका हाथ जरा भी नहीं डगा। उसी वक्त जब वो लंबे मर्द को पकड़ने वाला था, उसकी बांह भारी बूट से टकराई, लेकिन वो जरा भी नहीं रुका। पहले की तरह लंबे मर्द की गर्दन की ओर बढ़ा। लंबे मर्द के दिल में डर का धमाका हुआ। उसे पता था कि उसकी लात में कितनी ताकत थी। भले पत्थर का टुकड़ा होता, वो टूट जाता। ये आदमी, क्या ये लोहे का बना है? शिवा ने उसे सोचने का वक्त नहीं दिया। वो तेजी से बढ़ा और लंबे मर्द की गर्दन पकड़ ली। जोर से पकड़ने की इच्छा के साथ उसने उसे जमीन से उठा लिया, ठंडे चेहरे के साथ, जैसे वो छोटा सा पंछी उठा रहा हो। बाकी मर्द, जो घेरकर हमला करना चाहते थे, ये देखकर हैरानी से ठगे रह गए। उन्हें लगा था कि ये नादान लड़का, जो अपने भले बुरे का नहीं जानता, उसकी बांह लात से टूट जाएगी। लेकिन किसे पता था कि उनके लीडर की घूमकर लात का कोई असर नहीं होगा। लंबा मर्द कपड़े की गुड़िया की तरह उठा लिया गया, हल्का और कमजोर। उसने अनजाने में हाथ पैर चलाए और शिवा को लात मारने की कोशिश की, लेकिन शिवा ने अपनी पकड़ जरा और कसी। उसकी सांस रुकने लगी, चेहरा फीका पड़ गया, पसीने की बूंदें बहने लगीं। उसके पास विरोध की ताकत नहीं थी। अध्याय 82, ट्रेन स्टेशन। शिवा ने अनजाने में ये शब्द कहे और जोर से कर्नल साहब को सड़क किनारे खड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर की ओर धकेल दिया। जापानी एसयूवी का मजबूत ढांचा कर्नल साहब के लिए बेहद तकलीफदेह साबित हुआ। जब वो उससे टकराया तो लगा जैसे उसे जोरदार धक्का लगा हो। हल्का जख्म होने से वो लड़खड़ा गया। कर्नल साहब, काले सूट वाले एजेंट कर्नल साहब को इतनी आसानी से हारते देख हैरान रह गए। जिसने ये किया, उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया था। इससे उन्हें गहरी बेचैनी हुई। वो जल्दी से कर्नल साहब की चोटें देखने गए और ये तय करने में उलझ गए कि शिवा को घूरते हुए आगे बढ़ें या पीछे हट जाएं। कर्नल साहब ने कुछ गहरी सांसें लीं। उसकी आंखों में डर और गुस्सा था। उसने शिवा को कुछ दूरी पर खड़ा देखा, होंठ के किनारे का खून पोंछा और गुस्से में बोला, छोड़ो, चलो यहाँ से। जैसे भारी बोझ हट गया हो, एजेंटों ने जल्दी से अपनी गाड़ियों के दरवाजे खोले, अंदर घुसे, गाड़ी स्टार्ट की और कृष्णा विहार से ऐसे भागे जैसे अपनी जान बचा रहे हों। शिवा ने उनकी गाड़ी का पीछा करने के लिए अपनी ऑडी Q7 नहीं निकाली, क्योंकि डरी हुई दाई माँ अभी भी घर में थी और इन लोगों की पृष्ठभूमि साफ तौर पर असाधारण थी। जब तक कोई रास्ता न हो, शिवा उनकी ताकत को भड़काना नहीं चाहता था। सालों की मुश्किलों और अनुभवों ने उसे सिखाया था कि वो जो काम दूसरों की नज़र में असंभव थे, वो उसके करीबियों पर बुरा असर डाल सकते थे। शिवा ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने सहनशीलता सीखी थी। लेकिन जाहिर है, हर इंसान की सहनशीलता की हद होती है। जब वो कृष्णा विहार में दाखिल हुआ, रमाबाई फर्श पर बैठी आंसू पोंछ रही थी। शिवा को आते देख वो उठी और उसका हाथ पकड़ लिया। मालिक बेटा, तुम ठीक तो हो? दाई माँ के फौरन चिंता भरे आंसुओं को देख शिवा ने दिल में गर्मी महसूस की। बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, लेकिन माफ़ी मांगता हूँ दाई माँ, तुम डर गईं। मालिक बेटा, ऐसी बात मत कहो। साफ था, उन लोगों का रवैया गलत था। बातचीत क्यों नहीं कर सकते थे? वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे बड़े साहब हों। उन्हें देखकर ही गुस्सा आया। फिक्र मत करो, अगर वो फिर आए तो कुछ मत करना, बस मुझे फ़ोन करना। उनकी हिम्मत नहीं, कुछ करें। शिवा ने भरोसा दिलाया। दाई माँ मुस्कुराए और आह भरी। मुझे थोड़ा बुरा बर्ताव सहना पड़े तो ठीक है,
लेकिन मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ मालिक बेटा। क्या तुमने गलती से किसी बड़े आदमी को चिढ़ा दिया? वो लोग सरकारी अफसर जैसे लग रहे थे। जब हमारे घर की पुरानी मेमसाब यहाँ थी, वो कहती थी, आम आदमी सरकारी अफसरों से नहीं लड़ता। हम उनके साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं? मालिक बेटा, अगर सचमुच मुसीबत है तो मेमसाब को बताओ। मेमसाब को सरकार में कई बड़े लोग जानते हैं, शायद मदद मिले। शिवा ने सिर हिलाया। मैंने किसी को नहीं चिढ़ाया, और मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों आए। अंजलि को इस बारे में मत बताना, मैं खुद इसे सुलझा लूंगा तो बेहतर है। दाई माँ समझ गई कि शिवा अब इस पर बात नहीं करना चाहता। वो हमेशा की तरह रात का खाना बनाने रसोई चली गई। शिवा ने लिविंग रूम में कुछ कदम चलते हुए सोचा, फिर एक फ़ोन किया। दूसरी तरफ फ़ोन जल्दी उठा। विक्की की जानी पहचानी खुरदरी आवाज़ सुनाई दी। शिवा भाई, आप मुझे कम ही फ़ोन करते हैं, हाँ। शिवा मजाक करने के मूड में नहीं था। उसने सीधे कहा, विक्की, इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारे कुछ भरोसेमंद भाइयों की ज़रूरत है, जो तेज़ हों और अपने हाथों से अच्छा काम करें। छिपकर मेरे घर और वहाँ रहने वालों की हिफाजत करें। लाइन पर विक्की थोड़ा रुका, फिर हिचकिचाते हुए बोला, शिवा भाई, रीना मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। रीना, वो तुम्हारे पास है? शिवा दंग रह गया, फिर हल्की हंसी हंसी। उसने विक्की को इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि वो जानबूझकर रीना से इस मामले में बच रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आग में कूद जाएगा। रीना की आवाज़ अभी भी मोहक और जादुई थी। भले शिवा उसे देख नहीं सकता था, लेकिन वो सोच सकता था कि इस वक्त रीना के चेहरे पर वो हंसी होगी जो अपने दोस्त की मजबूरी समझती थी। दोस्त, अगर तुम्हें आदमियों की ज़रूरत है तो मुझसे सीधे क्यों नहीं पूछा? विक्की से क्यों बात की? रीना के सीधे शब्दों ने शिवा को चुप कर दिया। उसने थोड़े अपराधबोध से जवाब दिया, बस मुझे लगा तुम व्यस्त हो। मेरी प्यारी रीना, सुना है तुम इन दिनों पश्चिमी गठबंधन के साथ उलझी हो। मैं अपनी छोटी मोटी परेशानियों से तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। ऐसा मत कहो। जब बात मेरे दोस्त की हो तो मैं कितनी भी व्यस्त क्यों न हूँ, वक्त निकाल लूंगी। बता, तुम्हें आदमियों की ज़रूरत क्यों है? रीना ने चालाकी से पूछा। शिवा जानता था इस औरत का दिमाग तेज है, उससे कुछ छिपा नहीं सकता, तो उसने सच बोला, हाल ही में कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। आज वो सीधे मेरे घर आ गए। क्या तुम कुछ होशियार लोगों को मेरे घर के आसपास की हिफाजत के लिए भेज सकती हो? वहाँ रहने वालों को नुकसान से बचाने के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी, अगर कुछ हो तो फौरन मुझे बताना। ओह, ये वही जगह है जहाँ तुम अपनी मेमसाब के साथ रहते हो। तुम मुझे पहले नहीं बताना चाहते थे कि वो कहाँ है? शिवा ने सोचा, क्या ऐसी बात यूं ही बता दी जाती है? लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। वो जानता था रीना देर सबेर पता कर लेगी, तो उसने हल्के से बता दिया। रीना ने सुनकर हंसकर बोली, कृष्णा विहार में रहने वाले सब अमीर और मशहूर हैं। ये सुनकर मैं अपनी खास दोस्त की हैसियत में थोड़ा दबाव महसूस कर रही हूँ। बस करो, इतना तंज मत मारो। बाद में अगर मौका मिला तो मैं तुम दोनों की मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मुझे रात के अंधेरे में मुसीबत में फंसने का डर है। शिवा ने मजबूरी में कहा, मैं उससे नहीं मिलने वाली। ये बहुत अजीब होगा। रीना ने साफ मना कर दिया। जब मुझे लगेगा तब मैं उससे मिलूंगी। ये औरतों की बात है, मर्दों को दखल देने की इजाज़त नहीं। शिवा ने उत्सुकता से पूछा, रीना, तुम गुंडा दुनिया के तरीके तो नहीं अपनाओगी ना? रीना जोर से हंस पड़ी। लगता था वो हंसी से कांप रही थी। दोस्त, तुम सचमुच मजाकिया हो। मेरी हिम्मत कैसे होगी? एक खास साथी के तौर पर मैं बस मुख्य मेमसाब से थोड़ी जगह मांग सकती हूँ। मैं उसका एहसान कर रही हूँ, समझे? अगर मैं सचमुच उससे पंगा लेने की हिम्मत करूँ तो क्या तुम मुझे नहीं रोकोगे, दोस्त? शिवा अजीब सा हंसा और इस बात पर नहीं रुका। रमाबाई की हिफाजत की व्यवस्था पर बात करने के बाद उसने 2 दिन बाद रीना बार में मिलने की बात पक्की की और फ़ोन काट दिया। नासिक प्राइम अस्पताल में रिया थी। शिवा को उसकी चिंता नहीं थी। ये तो छोड़ो कि वो लोग शिवा और अंजलि के रिश्ते जानते थे या नहीं। अगर जानते भी तो कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। आखिर अंजलि एक मशहूर बिजनेसवुमन थी। सरकार में उसके कई बड़े संपर्क थे। उसे आसानी से नीचे नहीं लाया जा सकता था।
अगले दिन दोपहर नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर एक साधारण ट्रेन का हॉर्न बजा और वो धीरे धीरे स्टेशन में दाखिल हुई। प्लेटफॉर्म पर शिवा का ठंडा चेहरा चिंटू के उत्साह भरे चेहरे के उलट था। शिवा ने मुंह में बीड़ी रखी, उसकी आंखें थकी थकी थीं। वो लकड़ी की बेंच पर बैठा और चिंटू से पूछा, तुमने जो ट्रेन बताई थी यही है ना? कोई गलती तो नहीं? कोई गलती नहीं, मैं पक्का गलत नहीं हो सकता। चिंटू बहुत उत्साहित था। मेरी बहन पहली बार इतनी दूर आई है। मेरा पूरा परिवार नासिक की इस यात्रा को लेकर परेशान था। मैं भूल कैसे सकता हूँ? तुम्हारी बहन पुणे के कॉलेज में पढ़ती है। चिंटू ने थोड़े दुख के साथ जवाब दिया। दरअसल मेरी बहन ने मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था, लेकिन उसने माँ बाप की देखभाल के लिए पुणे में पढ़ाई चुनी। फिर भी वो हर साल पूरी स्कॉलरशिप पाती है। उसके नंबर शानदार हैं। तुम दोनों भाई बहन पढ़ाई में कमाल हो। शिवा ने मुस्कुराकर कहा। मेरे उलट, मैंने तो लगभग पढ़ाई ही नहीं की। चिंटू ने हैरानी से पूछा। शिवा, तुमने IIM अहमदाबाद से डिग्री नहीं ली, फिर ये क्यों कहते हो कि पढ़ाई नहीं की? शर्मिंदगी में शिवा मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। वो ये तो नहीं कह सकता था कि वो डिग्री उसे वहाँ की डीन ने कुछ खास एहसानों के बदले दी थी, ना। अगर वो सचमुच ऐसी डिग्री चाहता तो एक गाड़ी भर सकता था। थोड़ी देर बाद ट्रेन के दरवाजे खुल गए। यात्री जल्दी जल्दी अपने बैग उठाकर उतरने लगे और स्टेशन से बाहर जाने से पहले इधर उधर देखने लगे। चिंटू ने अपनी बहन को देखने के लिए गर्दन लंबी की। वो बेहद बेचैन था। जब ज्यादातर लोग चले गए तब उसने खुशी से मुस्कुराया, जैसे भारी बोझ हट गया हो। बोला, आखिरकार वो आ गई। भैया, एक साफ और खुशहाल आवाज पास की ट्रेन बोगी से आई। शिवा खड़ा होकर देखने लगा। उसने एक चोटी वाली लड़की देखी, सादगी भरी, पीली कुर्ती और ढीली पलाजो पहने, एक पुराना बैग लिए। करीब से देखने पर लड़की चिंटू की तरह पतली थी। उसका चेहरा कोमल था और त्वचा गोरी, चिंटू जैसी। गर्मी की वजह से लड़की के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने सच्ची हंसी। उसमें एक नैसर्गिक आकर्षण था जो शहर की लड़कियों में नहीं होता। वो देखने वालों की आंखों में चमक रही थी। चिंटू ने अपनी बहन को प्यार से गले लगाया, फिर पूछा कि उसकी यात्रा कैसी थी, घर में सब कैसे हैं, और आधे घंटे तक बातें की। जब अचानक देखा कि शिवा अभी भी वहाँ है, चिंटू ने झेपती हंसी। सॉरी, मैं ज्यादा उत्साहित हो गया। मैंने अपनी बहन को 1 साल से ज्यादा वक्त से नहीं देखा। तुम दोनों भाई बहन सचमुच एक जैसे हो, कहीं जुड़वा सितारे तो नहीं हो। शिवा को लगा अगर चिंटू लड़की होता तो वो जरूर खूबसूरत जुड़वा सितारे होते। चिंटू ने अपनी बहन का चेहरा जोर से रगड़ा और थोड़े गर्व से बोला, हमारे रिश्तेदार और दोस्त भी यही कहते हैं, लेकिन मैं उससे कई साल बड़ा हूँ। फिर भी हम जुड़वा से भी ज्यादा करीब हैं। भैया, ये कौन है? लड़की ने शिवा को गौर से देखा और सावधानी से पूछा। चिंटू ने फौरन परिचय दिया, ये मेरा दोस्त और सहकर्मी शिवा। शिवा भाई। हेलो शिवा भाई, मैं चेतना हूँ। चेतना का चेहरा लाल हो गया, पता नहीं गर्मी से या शर्म से। घबराओ मत, आज मैं बस तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारा भाई का दोस्त हूँ, उसका बॉस नहीं। मुझे इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं। मेरे पास शगुन का लिफाफा नहीं है और शायद तुम्हारे भाई को भी नहीं दे सकता। शिवा ने मजाक किया। चेतना ने हंसकर बोली, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शिवा भाई मुझे लेने आए। शिवा के मजाकिया अंदाज ने चेतना को सहज कर दिया। तीनों बातें करते और हंसते हुए स्टेशन से बाहर निकले। वो थोड़ा ही चले थे कि शिवा ने प्लेटफॉर्म पर दूर खड़ी एक जानी पहचानी शख्सियत देखी। एक औरत, नीली साड़ी में, अकेली, खूबसूरत और शानदार। ये उसकी सीनियर मीरा थी। मीरा ने शिवा को बिल्कुल नहीं देखा। वो उदास मन से किसी का इंतजार कर रही थी। फिलहाल शिवा को चिंटू और चेतना को छोड़ना था, तो उसने माही को नमस्ते करने का इरादा नहीं किया। एक नज़र के बाद उसने इस पर और नहीं सोचा। गाड़ी में चेतना संकोच कर रही थी। उसने ऑडी Q7 का इंटीरियर देखा। थोड़ी उत्सुक थी, लेकिन कुछ छूने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जल्दी ही चेतना के पास नई चीजों की परवाह करने की ताकत नहीं बची। ट्रेन की साधारण सीट पर बैठना बहुत थकाने वाला था और ये लंबी यात्रा थी। चेतना को लगा वो नींद से जंग लड़ रही है। कुछ मिनट बाद वो पीछे की सीट पर सो गई।
शिवा ने रियरव्यू मिरर से ये देखा और चिंटू से धीरे पूछा, तुम्हारी बहन नासिक में नौकरी ढूंढने आई है, वो किस तरह की नौकरी करना चाहती है? चिंटू ने चेतना को, जो पीछे सो रही थी, प्यार से देखा, मुश्किल से मुस्कुराया और बोला, हम धीरे धीरे ढूंढ लेंगे। मैं खुद पार्ट टाइम काम के लिए जगह तलाश रहा हूँ। आजकल ऐसी नौकरियाँ जो अच्छी कमाई दे सके और डिग्री न मांगे, कम है। मैं चेतना को उस जगह नहीं भेजना चाहता जहाँ मैं गया था। मैं उसके लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता हूँ। शिवा ने एक पल सोचा, फिर बोला, मेरे पास तुम्हारी बहन के लिए एक जगह सुझाने को है। तनख्वाह ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वो पक्का सुरक्षित है। क्या तुम इस पर सोचना चाहोगे? अध्याय 83, मेरी पहली बार। शिवा ने चेतना के लिए जो जगह सुझाई वो थी रीना बार, जहां रीना मालकिन थी। ये मध्यम दर्जे का बार था। ऐसा नहीं कि रीना की महत्वाकांक्षाएं कम थीं, लेकिन ये बार उसकी माँ, पुरानी मेमसाब, ने छोड़ा था। इसे चलाना, कारोबार बढ़ाने से ज्यादा उसके लिए खास था। चिंटू के छोटे से इंदिरा नगर के फ्लैट में चेतना का सामान रखने के बाद तीनों ने महाराजा ढाबा में साधारण खाना खाया और रीना बार की ओर बढ़े। बार ठंडा और दिन में शांत था। नौकरों के अलावा कोई नहीं था। ये शिवा के लिए चिंटू और चेतना को लाने की सही जगह थी। चिंटू ने देखा कि ये बार है। चिंता में बोला, शिवा, ये गंगापुर रोड रात में बहुत चहल पहल वाली है। मुझे नहीं लगता ये सुरक्षित है। मैंने इस बारे में सोचा है। मैं यहाँ की मालकिन से अच्छे से वाकिफ हूँ। रीना पक्का करेगी कि रात में चेतना को कोई सुरक्षित घर छोड़ दे। चिंटू ने और सवाल नहीं किए। बार में दाखिल हुआ। अंदर देखा तो सजावट में शालीन माहौल था। उसे लगा ये बार ज्यादा औपचारिक है। छोटू, जो बार काउंटर पर था, ने नौकर की वर्दी में शिवा को आते देखा। जोश से भरा बोला, शिवा भाई, दिन में आने का वक्त कैसे मिला? और दोस्त भी लाए। शिवा ने बार के कुछ नौकरों को नमस्ते किया, फिर बोला, रीना यहाँ है। मैं यहाँ कर्मचारी सुझाने आया हूँ। मालकिन अभी दोपहर की नींद से उठी हैं। मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ, छोटू ने कहा और तेजी से दौड़ा। रीना का कमरा आम लोगों के लिए खुला नहीं था, तो शिवा ने चिंटू और चेतना के साथ बाहर इंतजार करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद रीना सफेद अनारकली सूट में नाजुक कदमों से आई। बिना मेकअप के उसका सादा सौंदर्य मंद रोशनी में बेमिसाल खूबसूरती लिए था। उसके आकर्षक व्यक्तित्व में उसकी सुंदर आकृति और मोहक लग रही थी। चिंटू और चेतना दोनों हैरान रह गए। रीना को देवी सी मुस्कान के साथ आते देखा। उन्हें नहीं लगा था कि इस बार की मालकिन इतनी युवा और खूबसूरत होगी। शिवा, तुम कर्मचारी सुझाने आए हो? रीना ने अजनबियों के बीच शिवा को नाम से पुकारा। ये दोस्ताना और सहज लगा। शिवा ने चेतना की ओर इशारा किया। ये मेरे दोस्त की बहन है, पुणे से आई है। घर में कुछ परेशानियां हैं, तो वो कर्ज चुकाने के लिए नासिक में नौकरी ढूंढ रही है। स्कूल छोड़ दिया। मैंने सोचा तुम्हारी जगह बहुत अच्छी है और तुम्हारे साथ चिंता कम होगी। रीना ने फौरन समझ लिया और चेतना को गौर से देखने लगी। चेतना ने रीना की देवी सी मुस्कान देखी, शर्माकर सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि रीना की आंखों में देखे। तुम्हारा नाम? रीना ने थोड़ा आगे बढ़कर पड़ोसन दीदी की तरह पूछा। चेतना। कमल से चेतना। चेतना ने होंठ सिकोड़कर जवाब दिया। रीना ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, मेरी बात सुनो। भले शिवा ने तुम्हें सुझाया, मैं तुम्हें शुरुआती काम से शुरू करूंगी, जैसे बर्तन ले जाना, फर्श साफ करना। ये काम थकाने वाला और गंदा हो सकता है। ग्राहक गुस्सा हो सकते हैं, डांट सकते हैं। तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने घर पर माँ बाप की देखभाल की है, ऐसा काम किया है। पुणे में फास्ट फूड ढाबे में पार्ट टाइम काम किया था, चेतना ने जल्दी कहा। रीना ने गहरी मुस्कान बिखेरी। अचानक चेतना के गाल पर हाथ फेरा। आज से तुम यही काम करोगी। मैं छोटू और बाकियों से कहूंगी, वो तुम्हें काम सिखाएंगे। कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। शर्माओ मत, मैं अपने कर्मचारियों को तंग नहीं होने दूंगी। हाँ, चेतना ने आंसुओं को रोका और सच्ची हंसी हंसी। जब छोटू चेतना को अनुबंध साइन करने, औपचारिकताएं पूरी करने और काम समझाने ले गया, चिंटू, जिसने रीना के सामने एक शब्द नहीं बोला था, अचानक बोला, शुक्रिया। मुझे पता है शिवा अच्छा इंसान है, आप उसकी दोस्त हैं,
तो मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मेरी बहन का ख्याल रखिए। कहकर वो झुक गया। रीना को समझ नहीं आया हंसे या रोए। उसने चिंटू को एक हाथ से सहारा दिया। बोली, तुम्हारी बहन पहाड़ी झरने सी सच्ची और साफ है। आज के समाज में ये बहुत दुर्लभ है। सच कहूं, मुझे ऐसी अच्छी लड़की की कमी है जो मेरी सहायक बने। अगर चेतना तैयार है तो मैं उसे अपने पास रखना चाहूंगी और खुद कुछ सिखाना चाहूंगी। डर है तुम्हें, उसके भाई को ऐतराज हो। ये सुनकर शिवा चौंका। उसने हैरानी से रीना को देखा। उसे नहीं लगा था कि रीना एक सहायक चुनना चाहती है। ताज्जुब नहीं कि उसने चेतना को इतने गौर से देखा, लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि मासूम चेतना को गुंडा दुनिया की बड़ी मालकिन सिखाएगी, शिवा को हंसी छूट गई। चिंटू को कैसे पता कि रीना नासिक की गुंडा दुनिया में बड़ी मालकिन है। उसने सोचा, रीना चेतना को कारोबार सिखाना चाहती है, वो कैसे मना करता। उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक चेतना तैयार है उसका भाई उसका फैसला मानेगा। रीना मैडम हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मुझे फिक्र नहीं, तुम मुझ पर और शिवा पर इतना भरोसा करते हो। रीना ने अजीब मुस्कान के साथ सवाल किया। चिंटू ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैं गरीब और कमजोर हूँ, फिर भी शिवा ने मेरी मदद की, मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। बाकी लोग मुझे हिकारत से देखते हैं। अगर मुझमें उसका भरोसा नहीं तो मैं सचमुच जानवर से बदतर हूँ। रीना मैडम शिवा की दोस्त हैं। मैं पुरानी कहावत मानता हूँ, बड़े लोगों के साथ बात करो तो छोटे लोग कभी नहीं मिलते। शिवा बड़ा इंसान है तो रीना मैडम पर भरोसा बनता है। रीना हंस पड़ी, बोली, तुम शिवा से ज्यादा मजेदार हो, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं इसे तुम्हारी इजाजत मानूंगी। चेतना का ख्याल रखूंगी। बाद में ये मत कहना कि मैंने बिना पूछे कुछ किया, ठीक? चिंटू शर्माया और हंसा। नहीं कहूंगा। उम्मीद है रीना मैडम इन बातों का बुरा नहीं मानेंगी। मेरी कंपनी की मेमसाब के बाद आप सबसे खूबसूरत औरत हैं जो मैंने देखी। आप जैसी शख्सियत हम जैसे छोटे लोगों को निराश नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हारी कंपनी की मेमसाब। रीना की आंखें चमकीं। उसने गहरे अर्थ से शिवा को देखा। वो जरूर परी सी खूबसूरत होगी। शिवा के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने रीना की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। चिंटू को क्या पता क्या चल रहा है। श्रद्धा से बोला, हाँ। उसे पहली बार देखकर मैं हैरान रह गया, जैसे आज आपको देखकर, रीना मैडम। लेकिन हमारी कंपनी के लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। कई लोग उसे अपनी मिसाल मानते हैं। रीना ने ऐसी मुस्कान दी जो मुस्कान नहीं थी। चिंटू से थोड़ी और बात की, फिर शिवा से बोली, शिवा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। आज रात वक्त है। शिवा ने रीना के चेहरे पर साफ पढ़ लिया, न आए तो परेशानी। मजबूरी की हंसी हंसकर बोला, वक्त है, मैं जरूर आऊंगा। हाँ। चेतना की सारी काम की व्यवस्थाएं हो गईं। शिवा चिंटू और चेतना को उनके फ्लैट छोड़ आया। दोनों अच्छे मूड में थे। चिंटू को चेतना का कमरा साफ करना था, तो उसने अनामिका इंटरनेशनल न लौटने का फैसला किया। शिवा के पास और कुछ करने को नहीं था। रीना से मुलाकात रात में थी। अगर वो नासिक प्राइम अस्पताल में अंजलि से मिलने जाता तो किसी से टकराने का डर था। और लक्ष्मी के पास नासिक हाई स्कूल में पढ़ाने की क्लासें थीं। सोचने के बाद सबसे अच्छा था कि ऑफिस लौटे और गेम खेले। जैसे ही वो अनामिका इंटरनेशनल के लिए निकलने वाला था, उसका फोन बजा। कॉलर का नाम देखकर शिवा पहले कंफ्यूज हुआ, फिर भौहें सिकुड़ी। उसे याद आया, तनु। कॉल उठाते ही तनु ने सीधे पूछा, अंकल तुम कहाँ हो? क्या बात है? शिवा ने सोचा, साफ रहना बेहतर है। ये लड़की मुसीबत थी। तनु ने सीधे कहा, आज मेरी परीक्षा थी तो स्कूल दोपहर को छूट गया। मेरे पास करने को कुछ नहीं। मैंने सोचा तुम्हें खाने बुलाऊं। तुम पहले वादा कर चुके हो, मुकरने की इजाजत नहीं। शिवा को याद आया, ऐसा कुछ हुआ था। उसने पेट सहलाया और बोला, मुझे अभी भूख नहीं, थोड़ी देर बाद शायद। नहीं चलेगा अंकल, मर्द होकर इतने कंजूस क्यों हो? क्या मुझे तुम्हें खाना खिलाने के लिए जोर डालना पड़ेगा? मैं कॉलेज रोड पर अकेली हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ। प्लीज आ जाओ, मेरे साथ घूमो। 2 घंटे बाद खाना खाएंगे। तनु ने मिन्नत की। शिवा को तनु के नाज नखरे झेलने में दिक्कत हुई। हिचकिचाते हुए बोला, तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं। उसका क्या?
उनके पास मेरे जैसे बच्चे की परवाह का वक्त नहीं, जिसे कोई प्यार नहीं करता। वो हर दिन बहुत व्यस्त रहते हैं। तेरे सहपाठियों का क्या, वो सब बोरिंग है और बहुत बचकाने। अंकल प्लीज आ जाओ। तनु ने शिवा का मिजाज समझ लिया था। वो जोर नहीं मानता तो वो गिड़गिड़ाए। शिवा को थोड़ा बुरा लगा। ये अकेली लड़की थी, उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला। क्या वो उसी जैसा नहीं था जब छोटा था? भले वो मर्सिडीज चला सके, उसके युवा मन में वो अकेली थी। ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं लेने आता हूँ। शिवा के पास और कुछ करने को नहीं था। इस लड़की के साथ जाना बुरा नहीं था, भले उससे मिलना उसके लिए अच्छा न हो। कॉलेज रोड और गंगापुर रोड के चौराहे पर। जल्दी आओ, मैं प्यारी गुलाबी सलवार कमीज और दुपट्टा पहने हूँ। जोरदार हंसी के साथ तनु ने फोन काट दिया। शिवा ने लाचार सांस ली। ये लड़की अजीब हरकत करे तब भी फिल्म देखने लायक नहीं। ऊंचा सोचते हुए उसने एक्सेलरेटर पर पैर और दबाया। 1 मिनट से कम में शिवा ने तनु को सड़क किनारे देखा। उसने प्यारी गुलाबी सलवार कमीज, दुपट्टा और मासूम हंसी पहनी थी। कल्पना करना मुश्किल था कि वो नखरे वाली लड़की इतनी प्यारी लग सकती है। तनु कार में चढ़ी। शिवा ने तारीफ की, तुम ऐसे अच्छी लगती हो, उस लुक से कहीं बेहतर जिसमें तुम इंसान या भूतनी जैसी लगती थी। तनु ने नाराजगी से कहा, वो फैशन है, लेकिन मुझे नहीं लगता अंकल तुम इसे समझोगे। सबसे बुरी बात, तुमसे मिलने के बाद मैं हर बार सच्ची और साफ छोटी लड़की बन सकती हूँ। हमारे बीच उम्र का फासला है। शिवा ने चुप कराकर पूछा, कहाँ? सिनेमैक्स नासिक। चलो एक फिल्म देखते हैं, तनु ने उत्साह से कहा। तुमने सब प्लान कर लिया? शिवा को लगा वो चाल में फंस गया। तुम कोई चाल तो नहीं चल रही ना? तनु ने दांत चमकाए। नाराजगी से 2 टिकट निकाले। स्कूल ने ऐतिहासिक फिल्म के लिए टिकट दिए। मुझे नहीं लगता इन्हें बर्बाद करना चाहिए। करने को कुछ नहीं तो मैंने इसे देखने का सोचा। अंकल क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है? ये फिल्म अच्छी है। शिवा ने टिकट पर छपी भारत के वीर की तस्वीर देखी। मुस्कुराकर बोला, मुझे ऐसी फिल्में पसंद हैं जो भारत के इतिहास की हों। क्यों? तनु ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मुझे ये कहानियां नहीं पता, शिवा ने पक्के तौर पर कहा। अपने देश का इतिहास जानकर तुम उसे ज्यादा प्यार करते हो। तुम्हारे स्कूल का तरीका सही है। तनु ने मुंह बनाया। ये सब पुराना और बोरिंग है। और सबको 2 टिकट मिले, लेकिन पूरी क्लास में मैं अकेली हूँ जो बिना दोस्त के जा रही हूँ, एक अजीब अंकल के साथ। अगर सबसे बुरा हो तो अंदर जाने के बाद हम अलग हो सकते हैं। तुम फिल्म देखो, मैं अपनी देखूंगा, शिवा ने बेपरवाही से कहा। नहीं। तनु का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्माकर हाथ मले, एक मासूम अदा दिखाई जो उसकी उम्र से नहीं मिलती थी। धीरे बोली, ये मेरी पहली बार है जब मैं किसी मर्द के साथ अकेले फिल्म देख रही हूँ। हम अलग कैसे बैठ सकते हैं? शिवा का पैर अचानक डगमगाया। उसने एक्सेलरेटर पर जोर दिया और कार सामने की ओर झुकी। वो बात जो तुमने पहले कही थी, मैं तुम्हें लौटाता हूँ। मेरी नज़र में तुम कीड़ा भी नहीं हो। अध्याय 84 हनी। सिनेमैक्स नासिक के रास्ते में तनु ने शिवा की बाहों को मासूम और लाचार चिड़िया की तरह पकड़ लिया। जैसे ही वो कार से उतरी, उसने चुलबुली लड़की की तरह उसे कसकर थाम लिया। ये क्या कर रही हो? शिवा ने पूछा। साथी बनने का नाटक, तनु ने सच्चाई से कहा। इस तरह जोड़े की तरह अंदर जाना आम है, वरना बहुत अजीब लगेगा। शिवा ने सिर खुजाया। अगर तुम मेरी छोटी बहन बनकर चलो तो क्या फर्क पड़ता है? छोटी लड़की हो, साथी बनकर क्या करोगी? मैं छोटी कैसे हूँ? तनु ने गुस्से में मुट्ठी लहराई। मेरी उम्र देखो। बोलते हुए तनु ने अचानक अपना दुपट्टा हटाने की कोशिश की। क्या कर रही हो? शिवा ने फौरन उसका हाथ पकड़ा। सड़क पर इतने लोग हैं, दुपट्टा क्यों हटा रही हो? ताकि तुम इस लड़की की खूबसूरती देख सको, तनु ने गर्व से कहा। मैं अभी पूरी तरह बड़ी नहीं हूँ, लेकिन 2 साल में मेरी उम्र और बढ़ेगी। तुम्हारी बड़ी बहनों से मेरी तुलना करना ठीक नहीं। अगर तुलना करनी है तो मेरी उम्र की स्कूल लड़की से करो, फिर देखो कौन ज्यादा खूबसूरत है। शिवा के माथे पर परेशानी की लकीरें उभरी। ये नखरेली लड़की अचानक गर्वीली और जिद्दी हो गई। इसे झेलना मुश्किल था। उसने खांसकर कहा, बड़ी बहनों की बात छोड़ो,
वो हमारे समाज की अगली पीढ़ी के लिए महान योगदान देती हैं। तुम किसके लिए महान बातें कर रहे हो? क्या ये इसलिए नहीं कि मर्द लोग परिवार बनाते हैं? तनु ने मुंह बनाया। बस करो। शिवा को लगा बात बिगड़ रही है। चलो फिल्म देखते हैं। इस लड़की को छोटी बहन बनाने का कोई तरीका न देख उसने सौतेली बेटी की तरह तनु को सिनेमैक्स में खींच लिया। अंदर जाते ही उसे थोड़ा सुकून मिला। आसपास कुछ जवान लड़कियां मोटे अधेड़ मर्दों के साथ फिल्म देखने आई थीं। उनकी तुलना में तनु और वो सामान्य लगे। तनु में अभी भी मासूम हरकत थी। उसने थिएटर में घुसने से पहले पॉपकॉर्न का डिब्बा और अपने और शिवा के लिए नींबू सोडा और संतरे का जूस खरीदा। ऐतिहासिक फिल्म के सीन जबरदस्त थे। स्क्रीन पर सैनिकों की फौज बिना किसी इतिहास के दुश्मनों को वीरता से मारने दौड़ी। शिवा ने पूछा, ये फिल्म सिर्फ मार काट क्यों दिखा रही है? बिना किसी इतिहास के। तुम्हें क्या चाहिए था? तनु ने कहा, ऐतिहासिक फिल्में ऐसी ही होती हैं। हमें बताती हैं कि भारत को बनाना कितना मुश्किल था, कितने लोग मरे। अगर और जानना है तो इतिहास की किताबें पढ़ो। लेकिन ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। गोलियां छलनी जैसी बरसी, फिर भी कोई कैसे खड़ा रह सकता है और इतना बोल सकता है? शिवा को हंसना आई या रोना समझ नहीं आया। तनु ने उसे नादान की तरह देखा। अंकल, ऐसा तो नहीं कि तुमने पहले कभी ऐसी फिल्म नहीं देखी? मैं 6 महीने पहले विदेश से लौटा हूँ। सचमुच ऐसा कुछ नहीं देखा। शिवा ने सच्चाई से कहा। तनु ने जैसे नई दुनिया देखी। सच में? अंकल, तुम विदेश में पड़े हो? बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगा तुम किसी पहाड़ी गांव से नए रईस हो। शिवा को बुरा नहीं लगा। मेरे लिए एक जैसा है। मैं नया रईस नहीं, लेकिन जो दूसरों को नया रईस कहते हैं वो अक्सर जलते हैं। बिना पैसे के कोई नया रईस कैसे होगा? सही कहा ना? हम्फ, कितनी मीठी बातें, तनु ने कहा। लेकिन तुम्हारी बात समझ आई। फिल्म खत्म हुई तो तनु शिवा के कंधे पर सो रही थी। शिवा ने लाचार होकर उसे हिलाया। वो चौंक कर जागी, मुंह पोंछ लिया और मासूम हंसी हंसी। ये लड़की कभी कभी सच में प्यारी हो सकती है, शिवा ने सोचा। थिएटर छोड़ते वक्त तनु ने ज्यादा नींबू सोडा पी लिया था। वो जल्दी शौचालय भागी। 10 मिनट बाद झेपती हंसी के साथ लौटी। शिवा बस मजबूर हंसी हंस सका। सिनेमैक्स से बाहर निकले तो सड़कों पर चकाचौंध लाइटें जल रही थीं। रोशनी के नीचे लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे। नासिक की रात की रौनक शुरू होने वाली थी। बाहर की हवा ठंडी थी। तनु कांप उठी। उसने शिवा की कमीज पकड़ी। अंकल, चलो पाव भाजी खाते हैं। आज का मौसम बहुत ठंडा है। शिवा ने महसूस किया सर्दी शुरू हो रही थी। सहमति में सिर हिलाया। तभी काले कोट में 2 गुंडे सिनेमैक्स के एक तरफ से दौड़े। तनु को देखकर झुक गए। मैडम, आखिरकार आपको ढूंढ लिया। हमारे साथ चलिए, एक ने आदर से कहा। तनु ने भौहें चढ़ाईं। क्या पापा ने तुम्हें भेजा? हाँ, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज मुश्किल न करें। तनु ने शिवा को अजीब नजरों से देखा। अंकल, कोई बात नहीं, शिवा ने कहा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। घर पर खाना खाएंगे। फिर 2 गुंडों की ओर मुड़ा। रास्ता दिखाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और इस तरफ का इशारा किया। तनु ने शिवा को उत्सुकता से देखा, फिर खुशी से सिर हिलाया। एक गुंडा आगे चला, दूसरा पीछे। तनु ने शिवा की बांह थामी। सिनेमैक्स के पीछे एक सुनसान और ठंडी गली में गए। गली अंधेरी थी, ठंडी हवा बह रही थी। तनु चुप न रह सकी। गुस्से में बोली, तुम लोग कैसे चल रहे हो? ये कौन सी गली है? आगे वाला गुंडा रुक गया। मुड़ा तो अंधेरे में उसका चेहरा फीका लग रहा था। ठंडी और गहरी आंखें दोनों को घूर रही थीं। पीछे वाला भी रुका और सीधे उन्हें ताकने लगा। उस वक्त गली में कोई और नहीं था। सन्नाटा उसे बहुत दूर का बना रहा था। तनु हक्की बक्की रह गई। उसका चेहरा खाली था। समझ नहीं आया क्या हो रहा है। तनु, शिवा ने धीरे पूछा, तुम इन्हें पहचानती हो? नहीं, तनु ने जवाब दिया। पापा के पास कई लोग हैं, तो मैं सबको नहीं जानती। शायद ये नए हैं। शिवा मुस्कुराया। फिर भी तुम इनके साथ ऐसे चली गई। ये नादानी नहीं। मैं क्या करूं? तनु ने मुंह बनाया। फिर गुंडों को डांटा। रुके क्यों? चलो। जैसे ही उसने बोला, दोनों गुंडे, जो हिले नहीं थे, अचानक आगे बढ़े। उनके शरीर तीर की तरह शिवा की ओर लपके। शिवा शांत रहा।
उसने पैर की उंगलियों से जमीन ठकाठकाई। उसका शरीर हवा में उछला। गली की दीवार का सहारा ले उसने असंभव चाल से दोनों तरफ के हमले को चकमा दिया। लेकिन हमले रुके नहीं। दो काली चीजें ठंडी चमक के साथ शिवा की ओर बढ़ीं। शिवा ने हवा में शरीर मोड़ा। दो गुप्त हथियार उसे चूक गए, लेकिन उतरने से पहले दोनों गुंडों ने फिर हमला किया। उनके हाथों में कटार चमके और शिवा की पसलियों की ओर जोर से मारे। शिवा के पैर असंभव चाल में लहराए। उसने दोनों कटारों को लात मार दी। दोनों गुंडों ने फिर मुड़कर बिजली की तेजी से 4 चक्र जैसे हथियार फेंके। शिवा का गार्ड कमजोर नहीं पड़ा। वो तैयार था। उसने हवा में छलांग लगाई। अपने शरीर को मोड़कर उसने दोनों के हमलों को चकमा दिया। चक्र, शिवा ने उतरते हुए अजीब मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग जिस कला से इन्हें फेंकते हो वो उस्ताद स्तर की है। तुम किस गैंग से हो? पता नहीं कब दोनों गुंडों ने अपने कोट उतारे। अब वो काले लिबास में थे। उनकी कमर पर छोटी तलवारें लटक रही थीं। सिर्फ उनकी तेज आंखें नजर आ रही थीं, जो शिवा को घूर रही थीं। तनु, जो अचानक घबराई थी, शिवा की पीठ पर भागी। उसकी पीठ थामकर कांपते हुए पूछा, ये लोग कौन हैं? शिवा ने सिर नहीं घुमाया। बोला, डरो मत, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे डर क्यों नहीं? तनु की आवाज अचानक सारी गर्मी खो बैठी। एक खतरनाक और भयानक आवाज गूंजी, शून्य भगवान, पहले अपनी फिक्र करो। शिवा ने जल्दी 3 कदम दूर हटकर तनु को देखा। उसने देखा, जो तनु डरी हुई थी, वो अचानक खतरनाक आकर्षण के साथ शैतानी हो गई। उसकी चमकती आंखें सांप की तरह जहर उगल रही थीं। अरे, इसका बचाव असंभव है। शिवा ने किसी फिल्म की लाइन दोहराई। मजबूर हंसी के साथ बोला, तुमने मेरे साथ क्या किया? तनु ने खतरनाक हंसी हंसी। बोली, कुछ खास नहीं, बस एक खास जहर। त्वचा पर लगते ही ये पूरे शरीर में फैल जाता है। 5 मिनट में सारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, यानी लकवाग्रस्त हालत। जैसे ही तनु बोली, शिवा ने पूरे शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस की। धीरे धीरे वो खड़ा न रह सका और जमीन पर बैठ गया। हा, वो औरत जोर से हंसी। लगता है बड़े बॉस की सलाह बेकार थी। युद्ध देवता अपने नाम पर नहीं जीता। इसे संभालना मुश्किल नहीं। शिवा ने सिर उठाया, कमजोर मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी छद्म वेश और जहर की कला वाकई शानदार है। ये उस्ताद स्तर से ऊपर है। तुम महारथी हो तो क्या? तनु का ढोंग करने वाली औरत शिवा के सामने आई, झुकी। उसने शिवा की ठोड़ी पर टैप किया। मंत्रमुग्धा होकर बोली, महाराज, मेरी पहचान समझने में देर नहीं हो गई। शिवा ने सिर हिलाया। नासिक के खूंखारों में अब देर नहीं हुई। कोई जो महारथी स्तर पर है और जहर की कला में उस्ताद, वो सिर्फ सबसे खूबसूरत कातिल हो सकती है। हनी, सही कहा ना? मैं, छोटी सी औरत, महाराज के मुंह से अपना नाम सुनकर सम्मानित हूँ। पहचाने जाने पर भी हनी जरा नहीं घबराई। उसने आराम से कपड़े फाड़े। काले चमड़े का लिबास नजर आया, जो उसकी खूंखार वेशभूषा थी। हनी का कद काठी बेहद आकर्षक था। उसका लिबास तंग था, मानो फटने को तैयार। उसकी पतली कमर और खूबसूरत आकृति हवा में चमक रही थी। उसका चेहरा जवान और दिलों को लुभाने वाला था। कहना गलत न होगा कि वो आत्माओं को मोह ले। यमराज गैंग के 3 बड़े खूंखारों में से एक। वाकई ताकतवर। शिवा ने इस खतरनाक औरत को देखा। पता नहीं क्या गरुड़ और नेवला भी नासिक आए हैं। मैं उन दोनों से मिलने को बरसों से बेताब हूँ। हनी ने तिरस्कार से देखा। उसके लिए शिवा बस एक और मर्द था, जो खूबसूरती देखकर ललचाया। उसने ताने मारकर कहा, तुम बड़े इत्मीनान में हो, युद्ध देवता। हमारे यमराज गैंग के कितने लोग आए, ये सोचने की फुर्सत भी है। हम यहाँ तुमसे गपशप करने नहीं आए। कालिया महाराज, सीधे बात करो। शिवा ने खाली चेहरा बनाया। फिर तुम यहाँ क्यों आए? हनी की मुस्कान गायब हुई। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी हो गई। देव पत्थर, हमें देव पत्थर चाहिए। अध्याय 85, फूल वर्षा। देव पत्थर क्या है? शिवा ने उलझन भरा चेहरा बनाया, जो मासूम और लाचार दोनों था। हनी ने बाहें मोड़ी, अपने आकर्षक रूप को मनमोहक अंदाज में उभारा। उसकी नाजुक देह रुकी और उसने सांस छोड़ी, जिसमें चंदन सी सुगंध थी। मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं, हनी ने जोर देकर बोली। कई साल पहले तुमने अकेले शून्य संगठन को ध्वस्त कर दिया था।
कथाओं के मुताबिक तुम उतने ताकतवर नहीं लगते। शायद तुमने दूसरों का सहारा लिया, लेकिन शून्य संगठन के पास जो देव पत्थर था, वो उनके खात्मे के दौरान बिना निशान गायब हो गया। तमाम ताकतें शून्य संगठन के अवशेषों में खोजने गईं, मगर खाली हाथ लौटीं। जिसके पास दिमाग है, वो अंदाजा लगा सकता है कि देव पत्थर तुम्हारे हाथ में है, और ये भी कि तुम ही वो शख्स हो जो इसके मूल्य को सबसे ज्यादा समझता है। हनी ने देखा कि शिवा की कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने और कहा, अगर तुम अपने दायरे में रहते तो शायद हम खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन तुमने बिना वजह भारत लौटने का फैसला किया, यहाँ तक कि अपने गुर्गों को भी हिलाया। तो हमें ऐसे कदम उठाने का दोष न दो। अगर हम न भी करें तो जल्दी या बाद में कोई करेगा। खुफिया एजेंसी, निष्ठावान और देशभक्त भारतवासियों का झुंड, सब तुमसे खौफ खाते हैं। वो लोग हमारे सरगना यमराज जितनी दूरदृष्टि नहीं रखते। यमराज, ये मत सोचो कि हम तुम्हें सजा नहीं देंगे। हमारी नज़र में सिर्फ वैश्विक शक्ति का सम्मान है। हाँ, शिवा ने ठहरे अंदाज में कहा, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन भारत अब जमींदारी व्यवस्था में नहीं है। अगर तुम राजाओं और बादशाहों की बात करोगी तो कोई तुम्हें मारने आएगा। कौन? हनी की भौहें उठीं। क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हें बचा सकता है? उन शब्दों के साथ पास खड़े दो खूंखार में से एक अचानक पीछे लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। कौन? हनी ने फौरन लड़ाकू मुद्रा ली, सतर्कता से आसपास देखा। बचा हुआ खूंखार अपने साथी के गिरने से ध्यान भटकने नहीं देता। उसके हाथों में खंजर उभरे। उसने चौकसी से आसपास देखा। तभी छत की कगार से एक नाजुक छवि चंचल चिड़िया की तरह हवा में लहराए, मानो वो लचकदार करतब दिखा रही हो। सावधान! हनी ने देखा कि हमला हुआ, मगर चेतावनी देर से थी। सस एस्टरिस्क बारीक और गुप्त फटने की आवाज के बाद दूसरा खूंखार चकमा न दे सका। उसके सिर में घाव हुआ, वो लहूलुहान हो गया। अविश्वास में खूंखार जमीन पर गिरा। गली में अब सिर्फ हनी खड़ी थी। हनी ने जमीन पर गिरी चीज देखी। ये सुई नुमा गुप्त शस्त्र था। उसने कठोर नजर से सिर उठाया, उस शख्स को देखा जो नीचे उतरा। बोली, खुफिया एजेंसी की पुष्पा। छत से कूदने वाली लंबी महिला थी। उसने काली कुर्ती और चूड़ीदार पहनी थी, जो उसकी नाजुक छवि को उभारे। उसके कंधों तक के बाल रात की हवा में ठंडे चेहरे पर हल्के से हिल रहे थे, मानो रात का काला कमल। ये तुम जैसों की जगह नहीं। पुष्पा की आवाज नर्म थी, मगर इसके पीछे की नफरत साफ थी। हनी ने सोच साफ की, हंसकर बोली, सोचा न था कि यमराज और खुफिया एजेंसी ने गठजोड़ कर लिया, कि वो पुष्पा को, अष्टक समूह की सदस्य को, रक्षक बनाकर भेजेंगे। अगर ये बात लीक हुई तो बाहरी शांति बनाए रखने वाले पुराने सहयोगी क्या सोचेंगे? वैसे क्या इसका मतलब देव पत्थर भारत को सौंप दिया गया? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम महाखूंखार स्तर पर अटकी हो। तुम्हारी काबिलियत कम है। शिवा अचानक लापरवाही से खड़ा हुआ, शरारती मुस्कान के साथ कुर्ते की धूल झाड़ी। अगर मुझे उसकी सुरक्षा चाहिए होती तो मैं 10 साल पहले मर चुका होता। तुमने कैसे? हनी ने संयम खो दिया। अविश्वास चेहरे पर लिखा था। तुम खड़े कैसे हो सकते हो? मैं शुरू से खड़ा था। मैंने सबको बेवकूफ बनाया। शिवा ने पुष्पा की ओर देखा, जो चुप थी। वैसे अगर मैंने ऐसा न किया होता तो कौन जानता ये महिला कब सामने आती। मैं हमेशा निगरानी नहीं चाहता। हनी इतनी गुस्से में थी कि चेहरा लाल हो गया। तुम शुरू से जानते थे कि मैं छद्मवेश में हूँ। शुरू में सिर्फ अंदाजा था। जब तुम वॉशरूम से लौटी, संतरे का रस पीने से जीभ पर पीला रंग गायब था। तुम इसे मेरी गजब की नज़र कह सकती हो, मगर ये संयोग था। शिवा ने कहा, बाद में तुमने उन 2 मर्दों का पीछा किया जिनसे तुम अनजान थीं, और उनकी आंखों में मैंने जो देखा वो थी पूर्ण भक्ति, बिना नरमी या परवाह के। मान लिया कि तुम सबका अभिनय शानदार है, तो तुमने मुझे इस्तेमाल किया। हनी बेहद अपमानित महसूस कर रही थी। उसकी छल की कला को इस अनोखे शख्स ने भांप लिया। गलत। ये तुम्हारा यमराज गैंग है जो मुसीबत मोल लेने आया। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। सही कहा ना, मिस पुष्पा? शिवा ने पुष्पा की ओर इशारा किया। ये खूबसूरत महिला खुफिया एजेंसी के अष्टक समूह की थी, नाग दल से भी रहस्यमय। विश्वास करना मुश्किल था, मगर शिवा को वो काव्या से परिचित लगी। पुष्पा ने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, तुम्हें जहर नहीं दिया गया?
शिवा ने सिर हिलाया। दिया गया, मगर ये खास जहर कमजोर है, मुझे प्रभावित नहीं कर सका। हनी ने शिवा को देखा जैसे वो असाधारण हो। विश्वास न हुआ, बोली, ये असंभव है। ये जहर हाथी को भी लकवाग्रस्त कर सकता है। तुम असाधारण। शिवा ने मुस्कुराकर कहा, बिंगो, सही अंदाजा, मगर अफसोस, मैं तुम्हें कोई अंक नहीं दूंगा। पहले अपनी चिंता करो। पुष्पा ने बांह बढ़ाई। उसके हाथ में चांदी की गुप्त पिस्तौल थी। हनी समझ गई कि ये पिस्तौल गोलियां नहीं, सुई नुमा शस्त्र छोड़ती है, जो बिल्कुल खामोश रहकर गोलियों से कम नहीं थे। गुप्त योद्धाओं की दुनिया में ये आम था। लंबे वक्त से चर्चा थी कि अष्टक समूह की पुष्पा तक्षक वंश से है। उसे गूढ़ कला, पुष्प वर्षा, विरासत में मिली। यही उसका कोडनेम बना। उसकी पिस्तौल के अलावा उसके गुप्त शस्त्र शरीर के किसी भी हिस्से से छूट सकते थे। अकेली पुष्पा होती तो यमराज गैंग की महाखूंखार हनी डरती नहीं। वो टक्कर ले सकती थी, मगर उसके पीछे एक रहस्यमय ताकतवर शख्स था जिसका अद्भुत प्रभाव था। हनी जानती थी वो लड़ाई नहीं थोप सकती। अगर भागना है तो जल्दी भागो। शिवा ने हनी के मन को पढ़ लिया। उससे आग्रह किया। हनी ने घृणा से देखा। अचानक उसका शरीर गायब हो गया। धुएं के गुबार की तरह वो वहां से गायब थी। पुष्पा ने भौहें तनी, आंखों में चमक उभरी। उसकी दाईं हाथ की पिस्तौल तेज रफ्तार से बाहीं उड़ गई। उसने बाहीं तरफ मुड़कर 2 सुई नुमा शस्त्र छोड़े। सस एस्टरिस्क। 2 गुप्त शस्त्र रास्ता भटके, कंक्रीट की दीवार में धंस गए। फटा गुलाबी लाल दुपट्टा हवा में गिरा, जबकि हनी की छवि गली से पूरी तरह गायब थी। गायब होने की कला। पुष्पा ने नाखुशी से पिस्तौल रखी। शिवा से सवाल किया, तुम्हें उसे रोकने की ताकत थी, तुमने कदम क्यों नहीं उठाया? शिवा ने कंधे उचकाए। अगर मैंने कदम उठाया तो क्या ये नहीं लगेगा कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ? तुम असल में भारत के हो। पुष्पा ने सामना किया। वो हमारा खतरा है। अगर तुमने उसे पकड़ा तो ज्यादा मुसीबतें बुलाएगा। शिवा ने कहा, अगर वो आगे दिखी तो मैं कदम उठाऊंगा, मगर अभी वक्त नहीं। कमजोर इंसान। पुष्पा ने शिवा को घृणा से देखा। जाने को मुड़ी। शिवा को गुस्सा नहीं आया। उसे दूसरी बात याद आई। जल्दी बोला, रुको, तुम एक जासूस जैसी लगती हो, जो मुझे पता है। क्या तुम काव्या की बहन हो? सच कहें, उसे हनी की परवाह नहीं थी, मगर पुष्पा सचमुच काव्या जैसी थी। पुष्पा रुकी, पीछे नहीं मुड़ी, हल्के गर्म स्वर में बोली, वो मेरी छोटी बहन है। तो बात साफ थी। शिवा ने खुशी से सिर हिलाया। सचमुच खूबसूरत बहनों की जोड़ी थी। फिर पूछा, उस लड़की का क्या? तुमने उसे बचा लिया, वो सुरक्षित है। हालांकि उसके कपड़े ले लिए गए। मैंने उसके परिवार के रक्षकों को बुलाया, उसे पहनने को कपड़े दिए। वो घर लौट चुकी है। संतुष्ट? शिवा ने सिर हिलाया। तुम ऐसे मामलों को अच्छे से संभालती हो। लगता है तुम्हारी निगरानी में कुछ बुरा नहीं। मेरा मिशन नाकाम रहा। मैं आगे तुम्हारी निगरानी नहीं करूंगी। इन लाशों को विशेष टीम संभालेगी। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। बोलते ही पुष्पा गली से चली गई। अध्याय 86। यह आपके जैसा है। आखिरकार शिवा अकेला कॉलेज रोड पर लौटा। तनु को पाव भाजी खिलाने की उसकी योजना फिल्मी अंदाज में खत्म हो गई। लेकिन वो बेचारी लड़की, जिसका हनी ने रूप लिया था, वॉशरूम जाने के बाद गायब हो गई। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी बदल दिए गए। शिवा को उम्मीद थी कि वो जल्दी उसे खाना खिलाने की बात भूल जाएगी। आसपास खाने की कोई अच्छी जगह नहीं थी। देर हो चुकी थी। सोचने के बाद उसने कार रीना बार की ओर मोड़ दी, मानो कुछ हुआ ही न हो। रीना बार पहुंचते ही भीड़ दिखी। लोग शराब पी रहे थे, गपशप कर रहे थे। बार का माहौल हाल ही में बदल गया था। लाउंज में राग यमन की तबला वादन गूंज रही थी। मेहमान कम थे, लेकिन माहौल साधारण ढाबों से कहीं बेहतर था। शिवा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि चेतना पहले से ही वेट्रेस की वर्दी में काम कर रही थी। कमल सी नन्ही लड़की ने ताज़ा होने के बाद काली सफ़ेद सलवार कमीज पहनी। उसकी आंखें, जो पहले थकान और उदासी से भरी थीं, अब जवान और चमकदार दिखीं। खासकर उसका नन्हा खूबसूरत चेहरा, हिम जैसा गोरा और साफ, फूलों सा नाजुक और मुलायम। शिवा को देखते ही चेतना ने झिझकते हुए, शिवा भैया, पुकारा। शिवा जानता था कि चेतना अभी नहीं है। उसने मजाक किया, अगर छोटू और बाकी तुम्हें परेशान करें तो मुझे बताना, मैं उन्हें तुम्हारे लिए हरा दूंगा।
छोटू और दूसरों ने सुना तो शिकायत की, शिवा भैया, हमारी हिम्मत कैसे? वो आपकी सिफारिश से आई है। खुद रीना मैडम उसका ख्याल रखती हैं। हम चेतना के साथ दोस्ती निभाने को बेताब हैं। उसे परेशान करने की हिम्मत कैसे करें? छूकर चेतना ने मीठे अंदाज में धन्यवाद कहा, फिर मदद के लिए पीछे भागी। चेतना को देख शिवा ने राहत की मुस्कान बिखेरी। फिर वो बार के पीछे गलियारे से चला। उसे नहीं पता था कि रीना क्या बात करना चाहती है, लेकिन पहले उसे खाना चाहिए था। रीना के कमरे में घुसते ही उसकी सुगंध फैली थी, लेकिन वो खूबसूरत औरत कहीं नहीं दिखी। अपने तीक्ष्ण श्रवण से शिवा ने फौरन सुना कि बगल के वॉशरूम से पानी की छींटों की आवाज आ रही थी। क्या वो नहा रही है? शिवा ने सोचा, उसे पूछना चाहिए कि मदद चाहिए। मसलन वो उसकी पीठ रगड़ सकता है, या पानी में मसाज दे सकता है, या शायद देखकर सीख सकता है कि वो कितनी खूबसूरत है। खैर, शिवा को लगा कि रीना के नहाने का कक्ष में घुसने के कई बहाने हैं। चुपके से कांच का दरवाजा धकेला। अंदर भाप भरी थी। दर्पण पर भाप जमी थी, जो नर्म रोशनी को मोड़ रही थी। नहाने का कक्ष आकर्षक और चमकदार दिख रहा था। जैसे ही शिवा नहाने के कक्ष में रीना से नजदीकी मुलाकात शुरू करना चाहता था, जिसका वो विरोध न कर पाए, उसे लगा कुछ गड़बड़ है। हालांकि धुंधले कांच पर पानी की छींटें थीं, रीना की आकर्षक आकृति अंदर नहीं दिखी। मैं मजाक का शिकार हुआ। शिवा ने फौरन सिर घुमाया। जैसा सोचा, रीना चुलबुली हंसी के साथ छत से फर्श वाली खिड़की पर खड़ी थी। उसकी खुश हंसी किसी मस्खरे जैसी थी, जो बंदर से मजाक कर चुका हो। ये औरत दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही है, शिवा ने गुस्से में सोचा। लेकिन चेहरे पर ठंडा और संयमित चेहरा रखा। उसने नहाने के कक्ष का दरवाजा खोला, नल बंद किया और बोला, प्यारी रीना, अगर तुम नहा नहीं रही हो तो नल बंद करना बेहतर है। पानी बचाना अच्छी आदत है। रीना आखिर हंसी न रोक सकी। जोर से हंसी में लोटपोट हुई। फिर खड़े होकर बोली, मैंने आखिर तुम्हें हरा दिया। तुमसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है चालाकी से पेश आना। जैसा मैंने कहा, ये पानी बचाने की बात है। शिवा ने तर्क पर अड़ा रहा, फिर बिस्तर पर बैठकर लेट गया। जल्दी विषय बदला, मैंने अभी रात का खाना नहीं खाया। रीना ने जो किया, उसे उजागर नहीं किया। उसने ठुड्डी थपथपाकर सोचा और बोली, मेरे खाना पकाने की कला आजमाना चाहोगे? तुम्हें खाना बनाना आता है? शिवा थोड़ा हैरान था। एक अंडवल सरगना का खाना। रीना ने आंखें घुमाईं, कमरे की सफेद दीवार की ओर गई। उसे धक्का दिया तो पता चला कि वो हिस्सा छुपा लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजा खुलते ही 8 वर्ग मीटर की रसोई दिखी, जैसे किसी सामान्य भारतीय परिवार की शानदार रसोई। शिवा का मुंह खुला रह गया। मुझे इस जगह का पता क्यों नहीं? रीना ने गंभीरता से देखा। जब भी तुम आते हो, मेरे साथ सिर्फ शरारती इरादे रखते हो। मेरी जिंदगी में क्या होता है, तुम्हें कैसे पता होगा? आलोचना सुन शिवा को पसीना आया। अजीब मुस्कान दी। वो ही था जिसने इस नाजुक गुलाब को चुना, लेकिन उसने सचमुच उसे रोज समझने की कोशिश नहीं की। रीना ने बात खत्म की। प्यार से पूछा, प्यारे, क्या खाना चाहोगे? कुछ भी, जो भूख मिटा सकता है। शिवा को कोई खास मांग नहीं थी। रीना की खाना पकाने की कला अंदाजे से बढ़कर थी। जब शिवा ने मसालेदार वेज बिरयानी की थाली उठाई, तो उसने फौरन उसे चट कर दिया। विचारशील रीना ने महाराष्ट्रियन वेज कोल्हापुरी सूप का कटोरा भी परोसा। खाना साधारण था, लेकिन शिवा की कठिन और संघर्षमय जिंदगी के लिए बिल्कुल सही। खाने के बाद रीना ने गीला रुमाल निकाला। शिवा का मुंह प्यार से पोंछा, जैसे प्यारी नई दुल्हन अपने पति की सेवा कर रही हो। उसका समर्पण शिवा की हड्डियों को पिघला गया। फिर रीना ने मेज साफ की, बर्तन रसोई में धोए। शिवा ने समाचार देखने को टीवी चालू किया। वो सामान्य भारतीय परिवार के जोड़े जैसे लगे, जो काम खत्म कर आराम कर रहे हों। दोनों खामोशी से जुड़े, बिना शब्दों के। सब काम निपटाने के बाद रीना ने रसोई का दरवाजा बंद किया, जैसे खाना हुआ ही न हो। स्वाभाविक रूप से रीना शिवा के पास बैठी। उसका आकर्षक शरीर, जो रेशमी हल्की साड़ी में था, शिवा की छाती पर झुका। उसने आरामदायक मुद्रा ढूंढी और चुपचाप शिवा के साथ समाचार देखने लगी। धन्यवाद। कुछ देर बाद रीना ने धीरे कहा, किस लिए? शिवा ने पूछा। मुझे ये एहसास पहले से बहुत पसंद है। जब मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया
तुम्हें उसे खाते देख मजा आया। बर्तन धोते वक्त तुम टीवी देख रहे थे, मुझे लगा तुम मेरे साथ हो। मैं इस कमरे में अकेली नहीं हूँ। शिवा ने प्यार से रीना का चेहरा थपथपाया। मुझे भी ये पसंद है, हालांकि अगर तुम ज्यादा खाना बनाओ तो बेहतर होगा। मैं चाहती हूँ रोज ऐसा हो, रीना ने कहा। हालांकि ये मुमकिन नहीं, मैं इसे मुमकिन करने की कोशिश करूंगा, शिवा ने जवाब दिया। मैं औरतों से वादे कम करता हूँ, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तुमने मुझे अपनाने के बाद तुम्हारा बोलने का ढंग पूरी तरह बदल गया। रीना ने उलझन भरी आंखों से देखा। पहले तुम कभी नहीं कहते थे कि मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि तुमने मुझे कभी भरोसा करने की इजाजत नहीं दी। क्या अब तुम मुझसे डरते हो, मुझे खोने से डरते हो? शिवा ने सिर हिलाया। उसने रीना के नाजुक शरीर को बाहों में लिया। इस दुनिया में कोई मर्द औरत से नहीं डरता, सिर्फ वो मर्द हैं जो औरतों का सम्मान करते हैं। लेकिन मेरे मातहत सब मुझसे डरते हैं। रीना ने शिवा को घूरा। क्योंकि वो तुम्हारे मर्द नहीं, तुम मेरी औरत हो, शिवा ने जवाब दिया। रीना ने मीठी मुस्कान दी। यह आपके जैसा है, शिवा ने रीना की नाक दबाई। अच्छा, तुमने वो लफ्ज सुन लिए जो सुनना चाहती थी। अब बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। मुझे यकीन नहीं कि तुमने मुझे सिर्फ मेरी मीठी बातें और प्यार भरे लफ्ज सुनने बुलाया। तुम मुझे खुशी में डूबने का मौका नहीं दे रहे, मजा खराब करने वाले। रीना ने नाराजगी दिखाई, फिर सीधी बैठी, पूरी तरह बोली। पापा ने मुझे दावत का न्योता भेजा, वो चाहते हैं मैं एक दावत में जाऊं। तुम्हारे पापा? सर जैन, शिवा ने कहा। क्या तुम दोनों अलग नहीं हो गए? उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें न्योता भेजने की? रीना ने मुस्कुराकर कहा, इस बार अलग है, एक खास मेहमान है। कौन? जोगिंदर पाल और उनका बेटा जीत पाल। शिवा ने दिमाग पर जोर डाला। रीना ने पहले नासिक के अंडरवर्ल्ड की जो जानकारी दी थी उसमें जोगिंदर पाल को याद करने की कोशिश की। अगर कोई कहे कि पश्चिमी गठबंधन और लाल कांटा गिरोह नासिक के पश्चिमी इलाकों में बराबर के विरोधी थे, तो पूर्वी इलाके तुलना में ज्यादा शांत दिखते। क्योंकि 10 साल पहले बूढ़ा मगरमच्छ कहलाने वाले जोगिंदर पाल ने अवैध कारोबार और सट्टेबाजी से नासिक के पूरे पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इन सालों में जोगिंदर पाल का नेतृत्व, जो सिर्फ अंडरवर्ल्ड का सरगना था, पूर्वी इलाकों में क्षेत्र का बादशाह बन गया। यहाँ तक कि उनके गिरोह का नाम पूर्वी शक्ति गिरोह से पूर्वी शक्ति समूह हो गया। जोगिंदर पाल के बेटे जीत पाल ने नासिक की इस उपजाऊ जमीन में गहरी जड़ें जमा ली थीं। चाहे पश्चिमी गठबंधन हो या लाल कांटा गिरोह, जोगिंदर पाल की नज़र में वो सब कमजोर दिखते थे। कुछ साल पहले रीना ने सर जैन को छोड़कर लाल कांटा गिरोह बनाया। तब पश्चिमी गठबंधन के पास पूर्वी शक्ति समूह से टक्कर लेने की ताकत थी। लेकिन अब जब पश्चिमी इलाके दो हिस्सों में बंट गए, वो पूर्वी शक्ति समूह के सामने बहुत कमजोर लगते थे। जोगिंदर पाल और जीत पाल का इस वक्त सर जैन की छोटी सी दावत में आना एक ऐसा संदेश था जिस पर सोचना जरूरी था। शिवा को हल्का सिरदर्द हुआ। उसने पूछा, तुम क्या करने वाली हो? मेरे पास और रास्ता क्या है? रीना ने मजबूर मुस्कान दी। मैं चाहे उन्हें मुंह न दिखाऊं, लेकिन पूर्वी शक्ति समूह की ताकत ऐसी नहीं जिससे हम अभी टक्कर ले सकें। अगर मैं नहीं गई तो ये पूर्वी शक्ति और पश्चिमी गठबंधन को हमारे खिलाफ हाथ मिलाने का मौका देगा। यहाँ रीना रुकी, शिवा को देखा, फिर बोली, शायद क्योंकि तुम यहाँ हो, हम चंदर देशमुख के साथ जो कर सके वो कर सकते हैं। पहले उसके गुर्गों ने सरगना को पकड़ा था, लेकिन पूर्वी शक्ति समूह पहले ही एक मजबूत जाल बन चुका है। अगर जोगिंदर पाल और जीत पाल को मार भी दिया जाए तो भी उनके ढेर सारे गुर्गे हमारे खिलाफ होंगे। हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मैं अपने साथी भाइयों बहनों की भलाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यानी तुम जानती हो कि शेर की मांद है, फिर भी तुम उस शेर से मिलने वहां जाओगी। शिवा ने रीना के इरादे समझ लिए। रीना ने अचानक मुस्कुराया, शिवा के कानों के पास झुकी, कुछ फुसफुसाया। शिवा ने फौरन माथा पोंछा। सतर्क होकर रीना को देखा। मैं कहता हूँ तुम चालाक लोमड़ी हो, फिर भी मानती नहीं। लगता है तुमने मुझे भीम समझ लिया है। नोट: भीम महाभारत का काल्पनिक किरदार है जो अपनी ताकत के लिए मशहूर है। रीना ने शिवा की कोहनी थामी, नखरे से बोली, खैर, कुछ दिनों में जब वक्त आए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते।
रीना का नाजुक आलिंगन अपनी कोहनी पर महसूस कर शिवा, जो खाने के बाद कुछ खास इरादे सोच रहा था, उसे लगा अब वक्त है। जैसे ही वो अपने शरारती इरादों को उस रहस्यमय आकर्षण की ओर बढ़ाने वाला था, उसकी जेब में फोन बजा। उदास होकर उसने फोन निकाला। कॉलर विमला माँ थी। पिछले कुछ वक्त में जब विमला माँ ने फोन किया, कुछ बुरा हुआ था। शिवा ने बिना हिचक जवाब दिया। अध्याय 87, क्या आप मेरा साथ देंगे? हेलो दाई माँ, क्या बात है? लाइन के दूसरी तरफ दाई माँ को मन की बात कहने में मुश्किल हो रही थी। वह पल भर हिचक रही थी, फिर बोली, छोटे साहब, मैं बेपरवाही से गिर गई। मेरी एड़ी में चोट लग गई। अब मैं गाड़ी नहीं चला सकती। दाई माँ अभी 50 की नहीं हुई थी, मगर वक्त किसी को नहीं बख्शता। शिवा ने चिंता से पूछा, क्या ये गंभीर है? मैं अभी घर आकर आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? ऐसी मामूली बात के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मुझे बस 1-2 दिन आराम चाहिए। मगर मैं रिया बेटी को कुछ सामान भेजने वाली थी। अब भेजने का कोई रास्ता नहीं। तो शिवा ने राहत ली। उन्हें डर था कि कुछ बुरा हुआ है। मैं अभी लौटता हूँ। ऐसी छोटी बात मुझे ही करनी चाहिए थी। दाई माँ ने खुशी से जवाब दिया, ऐसा सामान आपको नहीं भेजना चाहिए छोटे साहब। मगर रिया बेटी के दोस्त कम है, और जो ऐसा कुछ करने का वक्त निकाल सकें, वो और भी कम। मुझे माही बेटी और विनीता जी को फिर परेशान करने में संकोच हो रहा है। वो काम में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मेरे पास आपके सिवा कोई रास्ता नहीं छोटे साहब। कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। शिवा ने फोन रखा। रीना को गहराई से देखा। चेहरा खींचा हुआ लग रहा था। अरे मुझे जाना है, शिवा ने गाल सहलाते हुए कहा, नजर चुराते हुए। जैसा सोचा, प्रिया पत्नी ज्यादा अहम है। रीना ने उदास लहजे में आह भरी। जाओ, मैं नाराज नहीं हूँ। प्यारी रीना सचमुच समझदार है। शिवा हंसे। उसके गोरे और नाजुक चेहरे को हल्के से छूने को बढ़े। क्या मैं रात में लौटूं? रीना ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं, अगले कुछ दिन मैं बहुत व्यस्त रहूंगी। मुझे पूर्वी शक्ति गिरोह की स्थिति समझनी है। बहुत तैयारी करनी है। शिवा ने समझदारी से सिर हिलाया। दरवाजा खोलने को था कि रीना की आवाज पीछे से आई, क्या तुम्हारी मुख्य कार्यकारी वास्तव में मुझसे ज्यादा सुंदर है? शिवा के पैर डगमगाए। वो दरवाजे से टकराते टकराते बचे। मजबूरी भरी हंसी के साथ पलटे। तो अब तुम सब जानती हो। कड़वा एहसास लिए शिवा ने रीना बार छोड़ा। वो सोच रहे थे कि क्या भविष्य में उनके परिवार में आपसी तनाव होगा। जैसे टीवी पर दिखाते हैं, औरतें एक दूसरे पर हमला करती हैं, और सारी मारपीट के बाद भी पति उन्हें नहीं पहचान पाता। उन्होंने बेकार ख्याल झटके। ये मजाक था, ऐसा नहीं हो सकता। रिया के रूखे व्यवहार को देखकर शायद उसे परवाह भी नहीं कि शिवा का दूसरी औरतों से रिश्ता है या नहीं। वो तेजी से कृष्णा विहार के बंगले में लौटे। दाई माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थीं। हाथ में मुहरबंद लग्जरी पेपर बैग था। सामान छिपाने के लिए बैग को कसकर बंद किया गया था। शिवा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बैग लिया। दाई माँ की एड़ी को चिंता से देखा। आप चल पाने में समर्थ हैं। इतनी बेपरवाही क्यों की? दाई माँ को उनकी चिंता अच्छी लगी। उन्होंने सिर हिलाया। आपके ख्याल के लिए शुक्रिया छोटे साहब। मैं बस बेपरवाही से गिर गई। पहली बार नहीं हुआ। बेहतर होगा आप ये जल्दी अंजलि बेटी को दे दें। मुझे डर है, देर हुई तो वो परेशान होंगी। परेशान होंगी? शिवा को उत्सुकता हुई कि देर होने पर अंजलि क्यों परेशान होगी। मगर उन्होंने नहीं पूछा। बंगला छोड़ने को मुड़े। 20 मिनट बाद शिवा नासिक प्राइम अस्पताल में अंजलि के कमरे के बाहर थे। पक्का किया कि अंदर कोई नहीं, फिर दाखिल हुए। अंजलि बिस्तर से टिकी थी। बाल बेफिक्री से बिखरे थे। रोशनी ने उसके गुलाबी गालों को चमकाया। वो मनमोहक और सुंदर लग रही थी। वो किताब पढ़ने में डूबी थी। शिवा को आते देख उसने हल्की मुस्कान दी। क्या ये अभिवादन था? शिवा को अनोखा लगा। अंजलि ने हमेशा उनके साथ रूखा और ठंडा व्यवहार किया था। ये पहली बार था कि अकेले में उसने ऐसा अभिवादन किया। मैं कुछ सामान देने आया हूँ। दाई माँ की एड़ी में चोट है, उनके आने में दिक्कत थी। शिवा ने मेज पर बैग रखा। पास की कुर्सी पर बैठे। पूछा, तुम्हारी सेहत कैसी है? आयुर्वेदिक उपचार से स्वस्थ होना चाहिए ना? अंजलि ने किताब रखी। कंबल से हाथ निकालकर आंखें मलीं। ठीक है, इतने दिन रुकने की जरूरत नहीं। बहुत काम जमा हो रहा है।
सारा साल मेहनत करना, दस्तावेजों पर दस्तखत, अस्पताल में भी वित्तीय रजिस्टर पढ़ना, तुम थकती नहीं। एक औरत को अपनी इतनी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। शिवा को लगा, इस काम की दीवानी को सबक देना चाहिए। तुम अभी जवान हो, हमेशा दफ्तर और किताबों में बंद न रहो। वक्त हो तो मसाज लो, हर्बल स्नान करो, गर्म झरने में डुबकी लगाओ या हल्दी स्नान करो। सहेलियों के साथ मसाला चाय पीने धूप वाला दिन चुनो। गर्मी में मैंगो कुल्फी खाओ, सर्दी में समुद्री तट पर छुट्टी मनाओ। काम के बाद कुछ न हो तो बाजार जाओ, बिना खरीदे चीजें देखो, आजमाओ। औरतों को ये सब पसंद होता है ना? तुम्हारी गाड़ियां तो गाड़ियों का मेला खोल सकती हैं, उनके साथ दौड़ लगाओ। अगर कोई रेसिंग में साथ न दे तो मैं हूँ, बस पेट्रोल खर्च देना होगा। अंजलि रूखी रही। इन शब्दों के बाद उसने बैग की ओर देखा। क्या लाए हो? ऐसे नहीं चलेगा, मैंने इतनी बेहतरीन सलाह दी, तुमने एक बात सुनी? शिवा को लगा प्यारी अंजलि का रवैया बहुत ठंडा था। अंजलि ने धीरे आह भरी, साफ स्वर में पूछा, अगर मैं अथक परिश्रम न करूं तो कंपनी के हजारों कर्मचारियों का क्या होगा? उनके अनगिनत परिवारों का क्या? दादी और माँ की रावत परिवार की विरासत का क्या? मैं क्या करूं? क्या आप मेरा साथ देंगे? अरे, अचानक सवालों की बौछार ने शिवा को सुन्न कर दिया। क्या आप मेरा साथ देंगे? रिया को ऐसे शब्द बोलना आता था। ये सवाल था या बयान? झेप भरी हंसी के साथ शिवा ने सोच समझकर पूछा। अंजलि ने उस शख्स को देखा जिसका चेहरा झिझक भरा था। हैरानी से सोचा, उसने जो कहा वो मजेदार था। वो उसका साथ कैसे दे सकता था? वो शख्स जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जो दफ्तर में खेल खेलता और पनीर टिक्का बेचता, उसकी जिम्मेदारी कैसे बांट सकता था? अंजलि को बेचैनी हो रही थी। क्या उस खोया लड्डू के डिब्बे की वजह से जो उसने भेजा, मुझे उससे उम्मीद हो गई? जो झूठा है वो आखिर झूठा ही है, शायद कभी सच न हो। अंजलि ने इस पर रुकने का इरादा नहीं किया। शिवा को जवाब नहीं दिया। मेज पर बैग उठाने को हाथ बढ़ाया, मगर बैग बड़ा था, बिस्तर से उठाना मुश्किल था। उसने सोचा, उसे खोलकर सामान बिस्तर पर रख लेगी। सामान का ढेर बाहर गिरा। रंगों का जिक्र न करें तो भी ये चीजें कमरे का माहौल गर्म कर देती। दाई माँ इसीलिए हिचक रही थी कि शिवा को ये सामान देना ठीक नहीं। बैग में हर तरह के निजी कपड़े थे, निजी वस्त्र, मोजे, कढ़ाई डिजाइन के अलग अलग रंग ही नहीं, खुला कढ़ाई डिजाइन और पतला डिजाइन भी थे। अगर इन आकर्षक निजी कपड़ों ने शिवा की दिल की धड़कन बढ़ाई, तो अंजलि के दूसरे निजी कपड़े, जो बिल्कुल अलग थे, उन्हें आश्चर्यजनक लगे। कार्टून प्रिंट के सफेद और गुलाबी निजी कपड़े शिवा की आंखें चौंधिया गए। बुरा ये कि इनके बीच उच्च गुणवत्ता वाले आयातित स्त्री स्वच्छता उत्पादों के 4 डिब्बे भी थे। लगता था ये अंजलि के पसंदीदा थे, इसलिए घर से लाए गए। शिवा ने आखिर समझा कि दाई माँ का परेशान होंगी से मतलब अंजलि का मासिक चक्र था। उनके दिमाग में रिया बार की वो अनोखी रात उभरी जब उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद की घटनाएं। रिया की मनमोहक छवि को इन कपड़ों में सोचकर शिवा को बुरे ख्याल रोकने में मुश्किल हुई। उन्होंने अंजलि को देखा, जो तीखी नजर से डर गई थी। देखने की इजाजत नहीं, अंजलि ने हैरान कर दिया। अपने निजी सामान को जल्दी से ढंकने को कंबल उछाला। उसका सुंदर चेहरा, जो ठंडी रानी सा था, पल में लाल सेब सा हो गया। मैं बेपरवाह थी, सोचा कि शिवा ने उसके गुप्त रूप से खरीदे आकर्षक निजी कपड़े देखे, और कार्टून प्रिंट वाले, जो उसे पसंद थे। अंजलि को मरने का मन हुआ। दाई माँ ने हद कर दी, इन्हें भेजने से पहले बताया क्यों नहीं, और साधारण कपड़े क्यों न लाईं? तब मुझे इतनी शर्मिंदगी न होती। अगर दाई माँ को रिया के दिल के ख्याल पता होते तो वो हंसू या रोऊं न जानती। वो साधारण कपड़े लाना चाहती थीं, मगर अंजलि के कमरे में एक भी साधारण जोड़ा न मिला। खांसी खांसी एस्टरिस्क। शिवा ने सामान्य चेहरा बनाया। अरे, सामान दे दिया, मुझे लगता है अब जाना चाहिए। जल्दी आराम करो। हाँ, अंजलि ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया। मन था कि शिवा को दूर भगा दे। शिवा मुश्किल से दरवाजे तक गए, रोक न सके, पलटकर बोले, कार्टून प्रिंट निजी कपड़े अच्छे हैं, मुझे पसंद आए। क्वोट। अस्पताल से बाहर गाड़ी में शिवा को अंजलि की आखिरी अभिव्यक्ति भूलना मुश्किल था। वो चमकीली, नम आंखें, गुलाबी गाल, और वो
मैं तुम्हें सजा देना चाहती हूँ। नज़र उसके रूखे व्यवहार से कहीं ज्यादा मनमोहक थी। उसे जानने के बाद उन्होंने महसूस किया कि ये औरत कभी कभी बहुत मनमोहक थी। पहले वो रानी सी ठंडी थी, मगर धीरे धीरे कुछ बातें खुली। उसे भावुक प्रेम कहानियां देखना पसंद था, खोया लड्डू खाना जो बच्चों को भाता है, उसे 2 हाथों से पकड़कर हल्के से चबाना अच्छा लगता था। आज पता चला वो न सिर्फ आकर्षक निजी कपड़े पहनती थी, जो उसके सादगी भरे अंदाज से उलट था, बल्कि कार्टून प्रिंट निजी कपड़े भी। अनजाने में शिवा ने उनके साथ बिताए छोटे छोटे पल याद किए। गाड़ी काफी दूर निकल चुकी थी। जब होश आया तो शिवा चकित रह गए। उन्होंने अनजाने में गाड़ी उस छोटे से इलाके में ले आए थे जहां वो पहली बार अंजलि से मिले थे। सोचा कैसे उन्होंने रिया को बार से पुराने मकान में ले गए थे। उस अनोखी रात के बाद निजी कपड़ों की वजह से शिवा के दिल की आग फिर जगी। कुछ ही देर में 2 औरतों ने उनके दिल की आग जगी थी, मगर वो शांत न हुई। इससे शिवा को बेचैनी महसूस हुई। मर्द अक्सर दिल से सोचते हैं। भले ही उन्होंने इस जगह एक अद्वितीय सुंदरी से मुलाकात की थी, दूसरी मिलना मुश्किल था, शायद पूरे नासिक में नहीं। मगर शिवा ने गाड़ी रोकी, जानबूझकर रुकने का फैसला किया। कोई और वजह नहीं थी, बस अपने दिल को शांत करने की तलाश थी। अध्याय 88 रात का योद्धा। कांटेदार गुलाब में घुसने से पहले शिवा ने प्रवेश द्वार पर चमकीले हरे नियन साइन पर गौर किया। पहले उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। इस बार का नाम कांटेदार गुलाब था। पत्थर की दीवार और गहरे भूरे लकड़ी की सजावट ने राजसी किला माहौल बनाया। शायद ये खास लोगों को लुभाने का तरीका था। उस वक्त कम से कम रिया ने अपनी परेशानियां भूलने के लिए इस छोटे से इलाके का बार चुना था। शिवा ने जैसे ही कदम रखा, सितार की मधुर धुन ने उन्हें छुआ। अगर उनकी याददाश्त ठीक थी तो ये किसी विश्व संगीतकार का मधुर राग था। लोग अक्सर इस धुन को रौबदार और उग्र समझते हैं, मगर ये सुंदर और शानदार थी, जैसे शानदार नौक नदी के बहाव में तैर रही हो। इस छोटे से बार में सितार संगीत ने राजसी माहौल को और आकर्षक बनाया। बार के बीच की कुछ मेजें और कुर्सियां किनारे सरका दी गई थीं। कई युवा पुरुष और महिलाएं बीच में जमा थे। उनकी चेहरों पर खुशी की मुस्कान और चंचल नजरें थीं। ऐसे तनाव भरे नासिक शहर में डिस्को संगीत कॉर्पोरेट कर्मचारियों की मानसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। उन्होंने सितार संगीत और परिष्कृत माहौल वाला ये बार चुना। यहाँ वो समाज से असंतोष जमा करते और थोड़ा सुकून पाते। इस धुन को सुनकर शिवा के दिल की आग धीरे धीरे शांत हुई। वो आकर्षक महिलाओं की तलाश में बार नहीं टटोल रहे थे, बल्कि बार काउंटर तक गए और बारटेंडर से एक ग्लास सुनहरा पे मांगा। खुशबू और शराब की महक ने बार को भरा था। शिवा चुपके से कोने में बैठ गए, सुनहरा पे पीते हुए। वो सिर्फ लोगों की बातचीत सुन रहे थे। उन्हें ये खुशहाल माहौल अच्छा लग रहा था, मगर उनकी शांति ज्यादा देर न टिकी। बार के एक अंधेरे कोने से एक महिला धीरे धीरे मगर शान से चली आई। उसने नीली साड़ी पहनी थी, गोरी त्वचा, नाजुक कद और मनमोहक व्यक्तित्व। कहना गलत न होगा कि वो बॉलीवुड स्टार सी थी। हल्का मेकअप, फिर भी चेहरा ऐसा जैसे किसी चित्रकार ने बारीकी से बनाया हो। शास्त्रीय शालीनता की झलक थी। बाल कंधों पर बिखरे, सिरों पर हल्के घुंघराले, चांदी की झुमके। वो किसी बॉलीवुड स्टार सी थी जो काम के बाद बेफिक्र बाहर निकली हो। बस उसका व्यक्तित्व जरा ज्यादा मनमोहक था। ये ऐसी महिला थी जिसे पहली मुलाकात में पसंद करना आसान था। उसकी खूबसूरती दिल की धड़कन नहीं बढ़ाती, मगर उसका विरोध मुश्किल था। साहब, क्या मैं आपके साथ पे साझा करने का सौभाग्य पा सकती हूँ? महिला ने ग्लास उठाया, शान से सिर झुकाया और पुदीना कॉकटेल को चखा। फिर ग्लास काउंटर पर रखा और शिवा को मुस्कुराकर देखा। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी साथी की तलाश करती हैं। शिकार के रूप में देखे जाने पर शिवा को बुरा न लगा। वो आराम से मुस्कुराए, उंगलियां चटकाईं। आप क्या लेंगी, मैडम? बारटेंडर ने जल्दी पूछा। परिष्कृत अंग्रेजी लहजा महिला के मुंह से स्वाभाविक निकला। वो दिखावा नहीं, उसकी आदत थी। क्या? बारटेंडर की अंग्रेजी कमजोर थी। शाही कॉकटेल। शिवा ने बारटेंडर की मदद की। बारटेंडर ऐसे हालात से गुजर चुका था। उसने शिवा को धन्यवाद दिया, महिला को माफी भरी मुस्कान दी और तेजी से कॉकटेल बनाने लगा। जब महिला ने कोको रंग का कॉकटेल लिया, उसने शिवा को तारीफ भरी नजरों से देखा।
माफ करें, मैं कुछ साल विदेश में थी। मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसे मानते हैं, मगर कम लोग शाही कॉकटेल जानते हैं। लगता है साहब को पे का अच्छा ज्ञान है। शिवा ने हल्के से टोस्ट किया। किसी शाही जोड़े की शादी के लिए ये कॉकटेल रानी को तोहफा था। कई महिलाओं को इसका स्वाद पसंद है। अगर पुरुष में महिलाओं को समझने का दिल हो तो ये जानना कोई बड़ी बात नहीं। मगर इस बार में आने वाले पुरुषों में आप अकेले हैं जो किसी महिला की तलाश में नहीं दिखे। भले मैंने न देखा, क्या आप नहीं आए? शिवा ने चंचल मुस्कान के साथ कहा। आन्या ने पल भर शिवा को देखा, फिर अपना गोरा नाजुक हाथ बढ़ाया। आन्या, शांति और अनुग्रह, क्या अनोखा परिचय। शिवा को लगा बातें मजेदार हो रही थीं। इस महिला ने न सिर्फ उनकी चाहत पूरी की, बल्कि उसका अंदाज और बातचीत उसे रात का साथी बनाने के लिए सही लग रहा था। उन्होंने आन्या का हाथ थामा। शिवा, जब मेरा नाम लिखना हो, मैं बताऊंगा कौन से 2 शब्द हैं। आपका परिचय और खास है, कम से कम बाकी पुरुषों से ज्यादा मजेदार। आन्या ने चुलबुले अंदाज में आंख मारी। बधाई, आपने मेरी दिलचस्पी जगा दी। कैसी दिलचस्पी? शिवा बोले, मेरे शरीर की बनावट जानना चाहती हैं। अगर आप बराबर का सौदा करें तो शायद हम आपसी समझ तक पहुँचें। आन्या ने उनके हल्के इशारे को नज़रअंदाज किया। मुझे शक है ऐसे शब्द आपके दिल से नहीं। इससे मेरी दिलचस्पी और बढ़ी। साफ कहूं, मैं देखना चाहती थी कि मेरे सामने का पुरुष मेरे करीबी साथी की शर्तें पूरी करता है या नहीं। मिस आन्या, इस दुनिया में सच जैसा कुछ नहीं। अगर आप तैयार हैं तो औरतों की तेज समझ के आधार पर फैसला लें। शिवा ने बेशर्मी से आन्या को ऊपर नीचे देखा। उन्हें लगा इस महिला को कुछ चाहिए तो बातें साफ कह सकते हैं। आन्या ने सिर झुकाया। उसके चिकने बाल गालों पर गिरे जो शराब से हल्के लाल थे। उसकी सांस फूलों सी महक रही थी। आंखें धुंधली। उसने पूछा, बता सकते हैं? मैं समझी नहीं, श्री शिवा। उलझन में रखे जाने पर शिवा इस तेज दिमाग महिला से लाचार महसूस कर रहे थे। मैंने साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। इतना क्या पूछ रही हो? मगर माहौल बनाए रखना था। उन्होंने सवाल उछाला, मिस आन्या, क्या आप जानती हैं रेडियो का आविष्कार किसने किया? पढ़ा लिखा कोई भी जानता है, माकोनी। आन्या थोड़ा झेंपी। विषय का बदलना अचानक था, मगर वो चंचल थी। बोली, क्या मतलब? ये सच नहीं। पश्चिमी देशों में माकोनी ने रेडियो बनाया, मगर रूसी किताबों में पोपोव, जर्मनी में हर्ट्ज, अमेरिका में ड्रेफस। आसान शब्दों में, रूस के पोपोव ने माकोनी से दशकों पहले रेडियो तकनीक पर काम किया, मगर उन्हें 1000 रूबल चाहिए थे। रूसी सेना ने उनके आविष्कार को बकवास कहा। फिर दशकों बाद माकोनी को नोबेल मिला। आन्या ने शिवा को गौर से देखा। थोड़ी देर बाद वो हंसी। श्री शिवा, मुझे नहीं पता आपने जो कहा सच था या नहीं, मगर कोई पुरुष इस तरह की बातें रोमांटिक माहौल में मुझसे नहीं बोला। शिवा ने सुनहरा पे चखा, ग्लास को हल्के से थामा। ये कुछ भी नहीं। मिस आन्या को पसंद आया। आन्या अचानक झुकी, शिवा के चेहरे के पास आई। उसकी कोमल मुस्कान उनके गाल पर ठहरी, फिर आकर्षक ढंग से मुस्कुराए। बधाई, आज रात हम साथ हैं। आपकी सेवा में। शिवा ने चंचल अंदाज में ग्लास रखा। वो आखिरकार शांत रहने में कामयाब रहे। उन्होंने आन्या की कलाई थामी, बार छोड़ने को तैयार, मगर तभी काले सूट में 5 गठीले लोग बार में घुसे। सबके चेहरों पर बेचैनी थी, मगर जब उन्होंने शिवा को आन्या की कलाई थामे देखा तो गुस्सा भड़क उठा। मिस आन्या, हमारे साथ लौटें, अगुआ ने हुक्म भरे लहजे में कहा। बार के मेहमानों ने तनाव देखा। सब चुप हो गए, देखने की क्या होगा। आन्या ने बेपरवाही से काले सूट वालों को देखा, फिर शांति से शिवा की ओर मुड़ी। शिवा का बेफिक्र अंदाज देखकर वो प्रभावित हुई। मेरा इम्तिहान पास करना काफी नहीं, श्री शिवा। क्या आप इन बेचारे मेमनों को छोड़ेंगे या योद्धा बनकर तलवार खींचेंगे? शिवा ने मन ही मन आह भरी। अच्छी औरतें आसानी से नहीं मिलती, मगर वो मूड में थे तो परेशानी मोल ली। आन्या को चंचल मुस्कान के साथ देखा। अगर मिस आन्या मुझे एक हल्का सा चुंबन दें तो आज रात का वक्त ऐसा होगा जो जिंदगी भर याद रहे। बिना हिचक, कुलीन घर की नाजुक लड़की सी, आन्या ने शिवा की गर्दन को शान से गले लगाया, अपना सुंदर चेहरा उठाया और शिवा के गाल पर हल्का सा चुंबन छोड़ा। छोड़ने से पहले
उसने नाजुक स्पर्श से शिवा के चेहरे पर हल्की रेखा खींची। नन्हा करो मेरे प्यारे योद्धा। आन्या ने शिवा की गर्दन छोड़ी, उनके पीछे खड़ी हो गई। काले सूट वाले फिर भड़के। उनके अगुआ ने शिवा को घूरा। नौजवान, तुम इस रात को जिंदगी भर पछताओगे। शिवा ने हंसकर ग्लास उठाया और बिना चेतावनी के बचा हुआ पे उस आदमी पर उछाल दिया। अगुआ को शिवा से ऐसा अपमान की उम्मीद न थी। वो बच न सका। उसका आधा सूट दागदार हो गया। मौत को बुला रहे हो। अगुआ ने गाली दी, आगे बढ़ा और शिवा के चेहरे पर मुक्का जड़ा। शिवा ने आसानी से मुक्का रोका, जो औरों को ताकतवर लगता था। उन्होंने हथेली से आदमी की कलाई पकड़ी। दूसरा हाथ इस्तेमाल करने की बारी आने से पहले शिवा ने उसकी बांह को तेजी से मोड़ा। जो आदमी विरोध करने वाला था, उसने दर्द भरी चीख मारी। उसका शरीर अनचाहे बांह के साथ मुड़ा, जैसे वो शिवा के सामने नाच रहा हो। शिवा के पीछे आन्या की आंखें चमकीं। उसने शिवा की बेफिक्र पीठ देखी, हैरान मगर खुश। बाकी काले सूट वालों को एहसास हुआ, हालात असामान्य हैं। वो चिल्लाए, शिवा को घेरने और हमला करने को तैयार। लो, वापस लो। शिवा ने आने वालों को देखा। उन्होंने अचानक आदमी की दूसरी बांह पकड़ी और किनारे खड़े होकर उसे हल्का बोझ सा फेंक दिया। लगभग 2 मीटर लंबा आदमी हल्का सामान सा उछला और बाकी लोगों से टकरा गया। काले सूट वाले जमीन पर पीठ के बल गिरे। मौजूद हर शख्स हैरान था। ये आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? चलो, कमरा लेते हैं। शिवा ने आन्या को खींचा, दर्द से कराहते काले सूट वालों पर कदम रखा और शांत अंदाज में बार छोड़ दिया। अध्याय 89। कृपया मुझे अनदेखा करें। कई औरतें अपने सपनों के योद्धा की कल्पना करती हैं। वे खतरनाक हालात का सामना करने का सपना देखती हैं, फिर एक आकर्षक, शक्तिशाली योद्धा आकाश से उतरता है। वो दुश्मनों को हराता है, उन्हें गले लगाता है और हल्का सा चुंबन देता है। फिर अनंत प्यार की कसम खाता है। आन्या कोई अपवाद नहीं थी। वो कम उम्र से समझदार थी। उसे पता था कि श्वेत अश्व पर सवार योद्धा शायद न हो, शायद संत तुकाराम सा कोई हो। फिर भी वो कभी कभी ऐसा सपना देखती थी, खासकर जब उसके पास कोई रास्ता न था। नासिक में कुछ दिन बिताने पर आन्या ने कामना की कि कृष्ण सा कोई, जो दुनिया को हिला दे, सचमुच हो। जिस पर शिवा ने उसका हाथ पकड़कर कांटेदार गुलाब से बाहर निकाला, आन्या को खुशी की लहर महसूस हुई। वो बेखबर सी कार में शिवा के पीछे गई, आगे की सीट पर बैठी। सीट बेल्ट लगाने में आलस किया और तुरंत शिवा की बाहों में झूल गई। पूरी भावना से उनके गाल और गर्दन पर हल्का सा चुंबन दिया। आन्या का अचानक जुनून देखकर शिवा लाचार महसूस कर रहे थे। उन्होंने आन्या की नाजुक काया थामी, दाहिना हाथ नीचे सरका और उनकी आकर्षक काया को हल्के से थपथपाया। हल्की थपकी की आवाज गूंजी। आन्या ने हल्की सिसकी भरी। उसका चेहरा पल में लाल हो गया, जैसे पानी टपकेगा। अंधेरी कार में दिव्य अप्सरा सी खूबसूरती उभरी। वो इतनी मनमोहक थी कि दिल को छू गई। शिवा को लगा, ये महिला वाकई उत्साहपूर्ण थी। तुम मेरी हो, उल्टा नहीं। शांत बैठो, सीट बेल्ट लगाओ। जरूरी काम में देर मत करो, शिवा ने हुक्म भरे लहजे में कहा। आन्या प्यारी बिल्ली सी थी। उसने अनमने से शिवा की छाती पर सिर रगड़ा, फिर ठीक से बैठ गई। उसके चंचल अंदाज और मनमोहक भावों से शिवा ने बेसब्री से कार स्टार्ट की और जोर से दौड़ाई। लगभग आधी रात थी। सड़कों पर गाड़ियां कम थीं। शिवा ने छोटा सा इलाका छोड़कर नजदीकी 5 सितारा होटल, नीलम बादल होटल की ओर बढ़े। कई लाल बत्तियां पार की। नीलम बादल समूह नासिक का मशहूर उद्यम था। उनकी कई शाखाएं थीं और शानदार प्रतिष्ठा। हाल ही में लौटे शिवा को भी नीलम बादल होटल की सेवाएं और सुविधाएं पता थीं, जो 5 सितारा होटलों में सर्वश्रेष्ठ थीं। अगर ये साधारण मुलाकात होती तो शिवा सस्ता गेस्ट हाउस चुनता, मगर आन्या साफ तौर पर कुलीन थी। जगह को उसकी शान के लायक होना था। कार से उतरकर शिवा ने चाबी वैलेट को सौंपी और गाड़ी पार्क करने दी। आन्या का हाथ पकड़कर वो तेजी से रिसेप्शन पर कमरा मांगने गए। शिवा का उत्साह देख आन्या हल्के से हंसी। इतनी जल्दी की क्या जरूरत? मैं आज रात भागने वाली नहीं। शिवा ने आन्या की नाजुक काया पकड़ी, उनके गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। ये जोश तुमने ही तो भड़काया है। होटल की रिसेप्शनिस्ट ने इस अमीर जोड़े की बिंदास बातें सुनी। उसे अजीब लगा। उसने जल्दी औपचारिकताएं पूरी की
और शिवा के लिए डबल बेड वाला बड़ा कमरा तैयार किया। दोनों ने लिफ्ट से 2-3 मंजिल तक का रास्ता लिया। लिफ्ट से निकलते ही आन्या ने शिवा को दीवार से सटा दिया। वो फिर से उनके करीब आई और उनके होंठों पर हल्का सा चुंबन देना चाहा। अरे, हल्की सिसकी के साथ शिवा ने जवाब दिया। दोनों का नाजुक स्पर्श एक दूसरे से मिला, हल्की निकटता में। वो कमरे के दरवाजे की ओर बढ़े, एक दूसरे को थामे। शिवा ने ताला देखे बिना कार्ड को सटीक स्लॉट में डाला। ताले की हरी बत्ती जली और दरवाजा खुला। आन्या को सांस लेने में तकलीफ हुई। उसके नाजुक होंठ हल्के सूज गए थे, मगर वो और मनमोहक लग रही थी। आन्या ने धीरे सांस ली, आंखें धुंधली। तुमने मुझे चुंबन से लगभग थका दिया, और रोमांच बाद में आएगा। शिवा ने पीछे लात मारकर दरवाजा बंद किया। आन्या की आकर्षक काया को थामने को हाथ बढ़ाया। क्या मैं मिस आन्या को स्नान के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? कृपया, श्री शिवा। शिवा के हाथ इतने तेज थे कि आन्या चकित रह गई। पल में दोनों बड़े बाथटब में थे, गर्म पानी का मजा ले रहे थे। शिवा ने सुगंधित साबुन लिया और आन्या की मोटी सी त्वचा पर फेरा। कोई कोना न छोड़ा। उनकी चमकती त्वचा ने बाथरूम की नर्म रोशनी में मनमोहक आभा बिखेरी। तुम इतने ख्याल रखने वाले हो। स्नान में मुझसे ज्यादा सावधान। जब शिवा के हाथ नाजुक अंगों पर फिसले, आन्या हल्के कांप गई। शिवा ने चंचल मुस्कान दी। एक सच्चे साथी के नाते मिस आन्या को भी वैसी ही सेवा देनी चाहिए। आन्या ने शिवा के कंधे पर हल्के से थपकी दी, चुलबुली नजर डाली। उसका नाजुक हाथ पानी में शिवा के मजबूत व्यक्तित्व को छू गया। शिवा ने महसूस किया, आन्या का हाथ पल भर कांपा। उसका सुंदर चेहरा हल्का असहज लगा, मगर वो भाव झटके में गया। तुम्हारा व्यक्तित्व मजबूत है। आन्या ने धीरे से शिवा की सेवा शुरू की। काफी वक्त बाद कोई औरत उसे ऐसा छू रही थी। रीना के साथ काम में वो रूढ़िगत थी, कुछ करने में शर्माती थी। इस पल एक अनजान खूबसूरती उसे मनमोहक आभा से देख रही थी, नाजुक हाथों से साथ दे रही थी। शिवा की दिल की धड़कन बढ़ गई। उन्होंने आन्या को पानी से उठाया, बड़ा तौलिया लिया और जल्दी उनके शरीर पोंछे। गीले बालों की परवाह न की और बाथरूम से बाहर निकले। जोश में उन्होंने आन्या को बिस्तर पर लिटाया। उनकी मोटी सी त्वचा, जो स्नान से चमक रही थी, बिखरी। ये खूबसूरती बिना किसी बंधन के उन पर मुस्कुरा रही थी। वो इस जोश से जरा भी परेशान न थी। भारी सांसों के साथ शिवा उनके नर्म, हंस सी काया के करीब आए। जुनून भरी निकटता में हल्का सा चुंबन साझा किया, फिर सीधे अपने दिल की गहराई में उतरे, जो कब से तैयार थी। शिवा को हैरानी हुई। उनकी हृदय की गहराई वैसी न थी जैसी उन्होंने सोची थी। वो कुलीन सी नर्म न थी, बल्कि तंग गलियारा सी थी। हल्के प्रयास के बाद उन्हें नाजुक रेखा महसूस हुई। शिवा का दिमाग ठनका। सदमे में पूछा, क्या ये तुम्हारा पहला प्यार है? आन्या का चेहरा पसीने से तर था। वो निचले शरीर के दर्द को जबरन सह रही थी। फिर भी उसने चौड़ी मुस्कान दी। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? उसने अपनी काया को आगे बढ़ाया। नाजुक रेखा पार करते ही शिवा को लगा उनकी आत्मा उड़ गई। आन्या की नन्ही हिम्मत के बाद वो दर्द से सिकुड़ गई। उसकी भौहें दर्द भरे भाव से सिकुड़ी। ये दृश्य बेहद करुण था। तुम ठीक हो? शिवा ने दिल में अंतर्द्वंद्व महसूस किया। उन्हें ऐसी नाजुक औरतों का अनुभव कम था। वो बस रात का साथी चाहते थे। मगर कांटेदार गुलाब की दोनों मुलाकातें ऐसी क्यों हुईं? कमबख्त, मैं उस चमकते बार में फिर नहीं जाऊंगा। शिवा ने पछतावे से सोचा। आन्या ने शिवा की झिझक भांप ली। उसने उन्हें अपनी ओर खींचा। नाराजगी से बोली, अगर तुम मर्द हो तो बिना फिक्र आगे बढ़ो। मुझे नन्हा योद्धा चाहिए, डरपोक सिपाही नहीं। मुझे डर नहीं, तुम्हें क्या डर? तुम्हें पछतावा होगा। मर्दानगी पर चोट से शिवा ने सारा जोश उड़ेल दिया। नाजुक रेखा पार करने की परवाह न की और जुनून में डूब गए। हल्का रंग बिखरा। आखिरकार पसीने से तर दोनों एक दूसरे से लिपटे। उस जुनून के साथ वो एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह शिवा हल्के चकित थे। आन्या पहले ही सज धज चुकी थी। शायद वो पहले उठी थी। उसने चमकीली नीली साड़ी पहनी थी, सुंदर और चमकदार। शायद स्नान की वजह से वो कल रात से ज्यादा खूबसूरत थी। वो बिस्तर के पास सफेद सोफे पर बैठी थी, गुलाबी शरबत का ग्लास थामे। उसने 2 ग्लास भरे थे। हमारी मस्ती भरी रात के लिए।
आन्या ने ग्लास शिवा को दिया। वो औरत सच्ची और शालीन लग रही थी, जैसे कल रात की जोशीली आन्या कोई और थी, खूबसूरत और साथ में मजेदार। शिवा ने मुस्कुराकर ग्लास लिया, धीरे से चखा और खाली किया। शुक्रिया श्री शिवा, आन्या ने अचानक गंभीर भाव दिखाए। दर्द भरे लहजे में बोली, कल का मामला आपको परेशानी में डाल सकता है, मगर मुझे लगता है आपको मेरे साथ से संतुष्टि मिली होगी। ये शब्द शिवा को अजीब लगे। उन्होंने पूछा, क्या मतलब, कैसी परेशानी? आन्या ने क्षमाप्रार्थी मुस्कान दी। आपको जल्द पता चलेगा। तभी दरवाजे से धम 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 की आवाज आई। दरवाजा खोलो। शिवा स्तब्ध रह गए। ये क्या ड्रामा है? उन्होंने जल्दी कपड़े पहनने की सोची, क्योंकि वो अभी अधविष्ट में थे, मगर आने वालों की ताकत ज्यादा थी। उन्होंने दरवाजा खुलने का इंतजार न किया। बाहर से खोला गया और कई पुलिसवाले गंभीर चेहरों के साथ घुसे। कुछ पुलिसवालों ने शिवा और आन्या को घूरा। फिर अगुआ ने खोजी वारंट निकाला। पुलिस अनैतिक गतिविधि के लिए छापा मार रही है। कोई हिले नहीं। खट 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 खट। एस्टरिस्क। कैमरों के साथ कई पत्रकार पास आए। उन्होंने तेजी से तस्वीरें खींची। शिवा का चेहरा खाली था। वो बिस्तर पर अधविष्ट में बैठे थे। उन्हें परवाह न थी कि उन्होंने क्या पहना। वो पूरी तरह सुन्न थे। खट। एस्टरिस्क। कैमरे चमके और वो पल वक्त में ठहर गया। अध्याय 90, लाखों की कीमत। सुबह पश्चिम नासिक पुलिस थाने भेजे जाने के बाद शिवा को लगा, ये वाकई बुरा संकेत है। कम से कम वो ऑफिस में औरतों के लिए नाश्ता नहीं ला पाएंगे। लौटने पर उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। 2 पुलिसवालों की निगरानी में शिवा ने हथकड़ी पहनी और आन्या के साथ पश्चिम नासिक पुलिस थाने में दाखिल हुए। शिवा ने आन्या को देखा, जो अब चुप थी। वो हैरान होकर बोले, क्या ये मेरे खिलाफ साजिश है, या मैं बदकिस्मती से आग में कूद गया? आन्या ने क्षमाप्रार्थी नजरों से शिवा को देखा। बात यहाँ तक पहुंची थी और दोनों समझ गए थे क्या चल रहा है। तुम बस आग में कूद पड़े, आन्या ने धीरे कहा। नीलम बादल होटल जैसे 5 सितारा होटल में पुलिस का यूं अनैतिक गतिविधि के लिए छापा मारना असंभव था। शिवा का रंगे हाथों पकड़ा जाना जाहिर तौर पर आन्या की योजना थी। एक औरत ने पहली बार किसी अनजान मर्द को अपना दिल दिया, जो उसे कांटेदार गुलाब में मिला। होटल पहुंचकर उसने पुलिस को बुलाया, और सिर्फ पुलिस ही नहीं, मीडिया का तमाशा भी करवाया। शिवा को लगा, अगर आन्या पागल नहीं हुई तो दुनिया पागल हो गई, या वो खुद पागल हो गए। आसमान का तवा उनके सिर पर कैसे गिरा। कभी कभी औरतों का पसंद करना मर्द के लिए अच्छा नहीं, शिवा ने सोचा। हालांकि उन्हें आन्या के इस कदम का कारण नहीं पता था, शिवा को जानने की उत्सुकता भी नहीं थी। वो बस आने वाली मुसीबतों से निपटने की सोच रहे थे। खुसुर पुसुर बंद, जल्दी चलो, एक पुलिसवाले ने चिल्लाकर कहा। शिवा मुड़े, मुस्कुराए। पुलिस भाई, आपकी मेहनत का शुक्रिया। अब खुसुर पुसुर नहीं, जोर से बोलूंगा, मगर जल्दी नहीं चल सकता। अगर भागा तो आपको मुझे फिर पकड़ना पड़ेगा। पुलिस वालों के चिड़े चेहरों को देख आन्या, जो बुरी तरह उदास थी, हल्के से हंस पड़ी। इस मर्द की प्रतिक्रिया अनोखी थी। वो जानता था, मैंने उसका इस्तेमाल किया, उसे थाने में फंसाया, शायद उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिलाई। फिर भी वो पुलिसवालों से मजाक कर रहा है। या तो वो बहुत खुले दिमाग का है, या खतरनाक रूप से चालाक। पूछताछ कक्ष में प्रवेश करते ही एक परिचित शख्स कार्यालय डेस्क के पास खड़ा था। खाकी वर्दी में काव्या हमेशा की तरह तेज और आकर्षक व्यक्तित्व वाली लगी। उसने बाहें सीने पर मोड़ी, जिससे उसका रौब और बढ़ गया। अगर उसका ठंडा चेहरा लोगों को डराता न हो, तो वो किसी मसाला फिल्म की नायिका सी लगती। पुलिस प्रमुख काव्या, फिर मिले, शिवा ने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ कहा। मुलाकात की जगह खराब थी। काव्या बोली, तुमने तरक्की की। पिछली बार तूने गैंग के खिलाफ जाकर थाने में कदम रखा। इस बार छोटा सा इलाका के बार में मिली औरत के साथ खेलते पकड़ा गया। उम्मीद है रिया तुम्हें माफ करने का दम रखती है, वरना मैं उसकी जगह तुम्हें सबक सिखाने को तैयार हूँ। सुबह जब काव्या ड्यूटी पर आई, उसे एक टिप मिली कि नीलम बादल होटल में एक मर्द और औरत के अनैतिक रिश्ते हैं। औरत की संवेदनशील पहचान की वजह से मामला उसे सौंपा गया, मगर उसने नहीं सोचा था औरत की खास पृष्ठभूमि के अलावा मर्द शिवा होगा। उसकी रिया से अच्छी छवि नहीं थी, फिर भी वो अब रिया का पति था।
रिया अस्पताल में थी और वो उसकी पीठ पीछे ये कर रहा था। काव्या का गुस्सा ऐसा था कि वो डेस्क उलट देती। वो खुद इस मामले में उतरी। शिवा ने काव्या की गुस्से भरी बातों की परवाह न की। मुस्कुराकर आन्या की ओर देखा। ये पुलिस प्रमुख काव्या है, रिया की अच्छी बहन। वो ऐसे बोले जैसे पुराने दोस्त से मिल रहे हों। आन्या हैरान थी। उसे नहीं पता था जिस मर्द को उसने लुभाया वो शादीशुदा है। तो ये मर्द बेवफा निकला। शायद वो अच्छा नहीं। ये सोचकर आन्या का हल्का पछतावा कम हुआ। शिवा को अभी भी मुस्कुराते और काव्या का परिचय देते देख उसे लगा इस मर्द की चमड़ी मोटी है। उसने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते पुलिस प्रमुख काव्या। काव्या आन्या के प्रति नर्म न थी। औरतें अक्सर दूसरी खूबसूरत औरतों से जलन या नफरत करती हैं, खासकर जो पहली मुलाकात में चुलबुले अंदाज की हों। मिस आन्या, तुम भी रुतबे वाली हो, लाखों की कीमत की। फिर भी शादीशुदा मर्द को लुभाकर नैतिक भटकाव करती हो। तुम्हारी नज़र में कानून है। आन्या ने जवाब न दिया। उसने मनमोहक मुस्कान दी। इसलिए हम पकड़े गए और मीडिया का तमाशा हुआ। इंसान पवित्र नहीं जो कभी गलती न करे। अगर पुलिस प्रमुख काव्या पूछताछ करना चाहे तो आन्या सहयोग करेगी। तुम्हें शर्म नहीं? काव्या बोली, ये मत सोचो कि तुम्हारा कबीला तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें काम में कोताही करूंगी। मुझे सच चाहिए। शिवा ने हाथ उठाया। सच आसान है। हम दोनों ने ज्यादा पुदीना कॉकटेल पी लिया। भावनाएं भड़की और हमने खुद पर काबू खोया। साधारण दोस्ती से आगे बढ़ गए। एक नौजवान पुलिसवाले ने, जो बयान लिख रहा था, डेस्क ठोक दी। बकवास मत करो। अनैतिक गतिविधि है। सच बोल। घबराकर शिवा ने आह भरी। धैर्य से बोले, पुलिस भाई, मैं बकवास नहीं कर रहा। जब मैं इस औरत के साथ था मैंने पैसे नहीं दिए। तो ये अनैतिक गतिविधि नहीं है ना? अगर वो खुद को बेचना भी चाहती थी तो बिका नहीं। बाकी पुलिस वाले हंस पड़े। आन्या को भी शिवा का बिंदास अंदाज बेशर्म लगा। उसका चेहरा लाल हुआ। उसने शिवा पर आंखें तरेरी। पैसे और बिक्री की बात। मुझे क्यों नहीं पता था ये मर्द कल रात कितना बेशर्म था। मगर वो मजेदार है। काव्या ने माहौल का उलटफेर देखा। उसने खांसा और कमरे में सन्नाटा छा गया। अपनी वकालत की चालाकी मत दिखा। तू दुष्ट है, गैंगस्टर है। हम तुझसे तर्क नहीं जीत सकते, ना ही ये बातें करना चाहते। काव्या ने शिवा को तेज नजर से देखा। तिरस्कार से बोली, मगर आज की घटना मीडिया तक पहुंच चुकी है। भले मैं तुम दोनों का कुछ न करूं, तुम्हारे परिवार और दोस्त शायद इस बदनामी को न छोड़ें। आन्या ने बाल उंगली से लपेटे, शांत और संयमित। पुलिस प्रमुख काव्या, अगर और सवाल नहीं तो मैं अपने वकील से मिलकर बात कर सकती हूँ। तुम्हारे वकील आ चुके हैं। काव्या ने गुस्सा दबाया और दरवाजे की ओर इशारा किया, जहां दो गंजे मर्द आ रहे थे। उनमें से एक शिवा को जाना पहचाना लगा। ये वकील जोशी थे, जिन्होंने उसे पहली बार थाने से निकाला था। उनके आने से शिवा को लगा, काव्या ने रिया को खबर दे दी है। दूसरा मर्द, जो ब्रीफकेस लिए था, आन्या का वकील था। वकीलों को देख काव्या के पास अब दोनों को संभालने का वक्त न था। उसने वकीलों से बात शुरू की, मामला विस्तार से बताया। इस मौके का फायदा उठाकर शिवा ने आन्या से पूछा, मिस आन्या, क्या तुम इसका कारण बता सकती हो? भले मैंने तुम्हारे लिए खून न बहाया, ना जान दी, फिर भी मैंने तुम पर लाखों की कीमत खर्च की। कम से कम मुझे बताओ, तुमने मुझे इस जाल में क्यों फंसाया? हैरान होकर आन्या बोली, लाखों की कीमत क्या? मुझे याद है, होटल का बिल भी मैंने चुकाया। तुमने बस मुझे पुदीना कॉकटेल पिलाया। बड़ा चढ़ाकर मत बोलो, तुम्हारी बात गलत है। उस बिल की तुलना मेरे पुरुषत्व के जोश से कैसे हो सकती है? शिवा की चंचल मुस्कान देख आन्या समझ गई, जोश से क्या मतलब था। उसने शिवा की कमर पर चुटकी काटी। तुम्हें अभी भी कहने की हिम्मत है? तुमने बिना सुरक्षा के मुझे सारी रात तंग किया। अगर मैं माँ बन गई तो बच्चे के साथ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दूंगी। देखूंगी तुम्हारी बीवी क्या करती है। तो इसे और कैसे सुलझाएं? स्वीकार, औरत और बच्चा दोनों लूंगा। शिवा ने बिंदास अंदाज में कहा। आन्या ने होंठ सिकुड़े, मुस्कुराए। बचाकर रखो, ये मामला खत्म होने के बाद हम अलग रास्ते जाएंगे। अगर तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए बच्चा जनूं, तो तब तक इंतजार करो जब तुम मुझसे फिर मिल सको।
इतना बेरहम मत बनो। रुको, तुमने नहीं बताया ये सब क्यों हुआ? शिवा ने पीछा किया। आन्या पल भर हिचकी, फिर शर्म से सिर झुकाकर बोली, इस बार मैं नासिक लौटी क्योंकि मेरे पिता मुझे जल्दी किसी ऐसे मर्द से शादी करने को कह रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। फिर भी मैं उनके इस विचार को हटाने का आसान रास्ता चाहती थी। तो तुमने अपने आकर्षण का खेल खेला, एक अनजान मर्द को लुभाया और उसे अपनी योजना का बलिदान बनाकर अपनी बदनामी करवा दी ताकि वो पार्टी तुमसे शादी छोड़ दे। शिवा को हंसना था या रोना समझ न आया। वो हमेशा ऐसे हालात में क्यों फंसता है? उसने चेहरा मला, कर्कश हंसी के साथ बोला, अच्छा हुआ तुम लाखों की कीमत वाली खूबसूरती हो, वरना मेरा बड़ा नुकसान होता। आन्या को लगा इस बेतुके मामले को सुनकर शिवा गुस्से में फट पड़ेगा, मगर शिवा ने वही चंचल भाव बनाए रखा। उसने सावधानी से पूछा, तुम नाराज नहीं? मैंने तुम्हें धोखा दिया और इतनी परेशानी लाई। शिवा जोर से हंसे, पहली बार थाने आया तो क्या इज्जत मुझे खाना नहीं खिलाती? तुमने जो किया उससे मुझे कुछ नहीं खोया जिसकी मुझे फिक्र हो, बल्कि मुझे फायदा हुआ। मैंने न सिर्फ एक खूबसूरत नन्ही औरत को जाना, मुझे कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेनी। मैं देख सकती हूँ तुम्हारी चमड़ी बेशुमार मोटी है। मेरा वो नाजुक पल वाकई गलत हाथों में गया। आन्या ने नकली गुस्सा दिखाया, छोटी मुट्ठी तानकर। दोनों को और बात करने का वक्त न मिला। काव्या और वकील पास आए। काव्या हल्की निराश थी, बोली, तुम दोनों जा सकते हो। आखिरकार दोनों पक्षों के बड़े वकील थे। काव्या के पास सबूत कम थे तो वो उन्हें छोड़ने को मजबूर थी। मगर जाने से पहले काव्या ने शिवा की ओर मुड़कर कहा, अंजलि से तलाक की तैयारी कर, उसे सब पता है। शिवा ने नाक खुजाए, मेरी शादी में शुरू से कोई गहरा रिश्ता नहीं था। भले अंजलि को पता चले, उसे शायद ये बादल सा गुजर जाएगा। वकीलों को औपचारिकताएं निपटाने छोड़ शिवा और आन्या पुलिसवालों की तिरस्कार भरी नजरों तले थाने के मुख्य द्वार से निकले। बाहर कार पार्क में पहुंचते ही दोनों ने दो काली लग्जरी कारें देखीं। आन्या का चेहरा हल्का फीका पड़ा। वो कड़वी हंसी के साथ बोली, वो वाकई